अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद। मैं हूं मारिया नसीर। मैं हूं अली डार और मैं हूं शफक शहजाद। नाज़रीन, आज भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक अहम केस जिसकी समाअत जारी है, 5वीं समाअत इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जारी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। इस पर बात करेंगे कि कहा यह जा रहा है कि इस पर आज ही फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अब देखना यह कि क्या फैसला महफूज होता है, फिर वो कब सुनाया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें नाज़रीन को वो भी बताएंगे, जिस तरह के इसराइल और हमास के दरमियान आज जंग का 5वां रोज़ है। क्या सूरत हाल है, कितनी अमवात हो चुकी हैं, कौन सा मुल्क क्या करने जा रहा है, बहुत अहम डिटेल्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ हम कल के मैच की बात करेंगे कि शाहीन छा गए हैं, क्या ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई गई है। और उसके बाद हमने श्रीलंका से जो है बड़ा अच्छा मैच जीता है। और साथ ही साथ अफगानिस्तान में एक और जल्जला आ चुका है, अफसोसनाक वाकया, 6.3 शिद्दत का ये जल्जला बताया जा रहा है। और साथ ही साथ कराची से एक अफसोसनाक खबर है कि जहां पर इमारत गिर गई है, इस वक्त वहां पर क्या पेशरफ्त है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फातिहाना पेशकदमी है। श्रीलंका को जो है उन्होंने चित कर दिया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फातिहाना पेशकदमी श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कौमी टीम ने 345 रन का हदफ हासिल करके तारीख रकम कर दी है। बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने रन्स का पहाड़ पाश कर दिया। बड़े हदफ के ताक़ुब में दोनों बैटर्स ने बड़ी इनिंग्स का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 113, मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की इनिंग्स के लिए आपको दिखाते हैं। इस हवाले से बात करने के हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उसामा मंज, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और उसामा बड़ी शानदार ट्रांसमिशन भी करें, आप सब देखते भी हैं। उसामा, आपसे आपके पॉइंट्स लेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी पहले अपने नाज़रीन को ये बताएं कि श्रीलंका से मैच खेलने के बाद पाकिस्तान टीम हैदराबाद से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहमदाबाद में मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। कौमी टीम आज अहमदाबाद में आराम करेगी और शाहीन कल से अपनी मशकों का आगाज़ भी करेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड कप मेला है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कल भारत रवाना होंगे। ज़का अशरफ 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच स्टेडियम में देखेंगे। रवानगी का फैसला पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े के लिए पासपोर्ट जमा कराने की इजाज़त के बाद किया गया। ज़का अशरफ का कहना है कि भारत जाने का मकसद पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई करना है। तो इस वक्त ज़का अशरफ जो है कल भारत के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं। तो हमारे साथ उसामा मंज मौजूद है। उसामा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, हम सब के लिए मुबारकबाद है कि 37 पे 2 आउट होना, उसके बाद 345 का चेस करना है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कल पाकिस्तान इनिंग्स के लिए। और काफ़ी रिकॉर्ड टूटे इसमें, 4 सेंचुरियाँ भी हुई इस कल मैच में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि एनालिस्ट कहते हैं सारे, नेवर राइट ऑफ पाकिस्तान की टीम को जब आप सोचेंगे ना कि ये टीम अब जीतेगी, तब ये मुश्किल में डाल देते हैं हमें। जब हमें लगता है कि अब इनका कोई चांस नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, तब ये टीम खेलती है, सामने आती है। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग हो, मोहम्मद रिजवान की हो, जितनी तारीफें करनी चाहिए कम है। मुझे पर्सनली नहीं लग रहा था ये कल ये मैच जीतेंगे, क्योंकि इतना बड़ा चेज है हुआ नहीं है। 275 या 276 से ज़्यादा हमने वर्ल्ड कप में कभी चेज नहीं किया हुआ। तो उससे ज़्यादा रन 350 ऑलमोस्ट 345 का टारगेट चेज करना जो था ये बड़ा मुश्किल था। रन रेट को जिस तरह ये बॉयज साथ लेके चले हैं और विकेट, जैसे कि आपने कहा कि 2 अर्ली विकेट्स के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने टीम पे मैच पे अपनी गिरफ्त बना के रखी, कहीं भी मैच को इन्होंने अपनी वो जो है उससे निकलने नहीं दिया, मतलब इनकी रेंज में था वो टारगेट। तो बड़ी अच्छी बात है। और आगे क्योंकि मैच अब इंडिया से है तो कॉन्फिडेंस जो है बॉयज का वो काफी अच्छा होगा। हम देख रहे हैं कि बाबर अभी तक कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन 345 का चेस करना, उसके बाद क्या उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे एज अ कैप्टन? बाबर को बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए। उनका अपना कॉन्फिडेंस जो है उस इनिंग से इंप्रूव होगा। लेकिन ये भी क्रिकेट है, दूसरी टीम भी खेलने आई होती है। आई एम श्योर हर टीम, क्योंकि वो हमारे स्टार बैट्समैन है, तो हर टीम ने बाबर के खिलाफ तो एक प्लान बनाया होगा। अब वो प्लान ए भी होगा, प्लान बी भी होगा, प्लान सी भी होगा, क्योंकि कोई एक प्लान तो काम करेगा। तो लग रहा है कि टीम्स के बाबर के खिलाफ जो प्लान्स हैं वो काम कर रहे हैं। खैर, कल भी जो वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आई थिंक लूज कर गए थे, वो कल जिस शॉट पे आउट हुए हैं, बाबर वो शॉट मारते नहीं है, वो फ्लिक किया उन्होंने लेग साइड पे, फेंटेस्ट सा हल्का सा वो एज हुआ। लेकिन बाबर जिस कैलिबर का, जिस लेवल का प्लेयर है, एक बड़ी इनिंग बाबर को चाहिए और उसके बाद ये नहीं रुकेंगे फिर। तो उसामा, जो अब देखा हमने कि रिप्लेस किया गया फखर को अब्दुल्ला से, तो ये अब अच्छा साबित होगा ना, ये वक्त की जरूरत थी, ये बहुत जरूरी था, नीड ऑफ द आवर जैसे आप कहते हैं। और फखर क्योंकि चल नहीं रहे थे, प्रेशर टीम मैनेजमेंट पे बहुत था, सोशल मीडिया पर बहुत शोर हो रहा था कि कब तक आप चांस देंगे फखर को। और क्योंकि अब्दुल्ला जैसा बैट्समैन आपके पास था डग आउट में, बेंच पे, बेंच स्ट्रेंथ जो है ना जी, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। टीमें हमेशा वही कामयाब होंगी जिनके पास बेंच पे अच्छे प्लेयर्स होंगे। तो कल हमने देखा कि फखर को उन्होंने ड्रॉप किया, अब्दुल्ला शफीक को लेके आए। और मेरा नहीं ख्याल अब्दुल्ला शफीक अब कहीं जाने वाले हैं। जिस तरह इसका प्रेशर भी तो बाबर पे कहीं ना कहीं जा रहा था ना, क्योंकि बाबर अपनी मर्जी की टीम लेके गया। डेफिनेटली जब टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो उसके जिम्मेदार भी तो कहीं ना कहीं उन पर आएगी। बिल्कुल जा रहा है बाबर पे इसका प्रेशर, बाबर और ज्यादा प्रेशर में होंगे। और अब थोड़ा सा प्रेशर शादाब की वजह से भी उन पे जा रहा है। शादाब को हर चौके पे
वो फील जो है चौका वो बाबर को भी होता होगा, क्योंकि डिसीजन बाबर का है उनको खिलाने का। बिल्कुल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की बात अगर देखें तो जैसे इरफान पठान साबिक खिलाड़ी हैं भारत के, वो ये बात कर रहे हैं, तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला शफीक की तारीफ जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि उस पर वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा दबाव था, जिसे बड़ी आसानी से उसने टैकल कर दिया। अच्छा उसामा, मेरा सवाल आपसे ये है कि टॉप ऑर्डर की बात अभी हम कर रहे थे, टॉप ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा। हमने नीदरलैंड में, आपकी गहरी नज़र है, नीदरलैंड के मैच में देखा हमने कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तब भी बिल्कुल फ्लॉप हुआ, तीनों खिलाड़ी पवेलियन चले गए बहुत जल्दी। इस मैच में भी हमने देखा कि टॉप ऑर्डर हमारा नहीं चलता, नीचे से खिलाड़ी आते हैं मिडिल ऑर्डर के और वो आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑर्डर में तब्दीली करनी चाहिए या ऊपर के ऑर्डर को कहना चाहिए भाई आपका काम है, आपने स्कोर करना आता है, अच्छा स्टार्ट देना है आपने? ये आपने ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा मेरे से सवाल किया है। ऑर्डर में चेंज करना अब थोड़ा सा आई थिंक ज़रूरत नहीं है उसकी, वो इसलिए क्योंकि अब आप ले आए हैं ऑर्डर में, आपने मेन चेंज कर दिया, अब अब्दुल्ला शफीक को ले आए हैं। बात ये हो रही थी कि अब्दुल्ला शफीक को आप लाए हैं, लेकिन क्या आप उनको ओपनर खिलाएंगे या उनको रिजवान की जगह खिलाएंगे, और रिजवान कौन से ओपन करवा देंगे। लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद मेरा नहीं ख्याल अब ऑर्डर चेंज करने की इनको ज़रूरत है। अगर चेंज करने की कुछ ज़रूरत है तो वो एक आधा बॉलर चेंज करने की ज़रूरत है। शादाब की रिप्लेसमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऑर्डर अब इनको आई थिंक यही रखना चाहिए, क्योंकि अगला इंडिया का मैच है, वो आपको चांस कम देंगे। लेकिन उसामा इमाम के हवाले से, क्योंकि इमाम पे भी तो प्रेशर है ना, इमाम भी अंडर रडार हैं कि उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। इमाम की भी जैसे मैंने बात की थी कि इमाम को भी ना, इमाम जब हुक मारने, पुल शॉट मारने जाते हैं, वो उनकी कोई उनका स्ट्रॉन्ग, वो उनका फोर्टे नहीं है, वो उनकी स्ट्रॉन्ग शॉट नहीं है। इमाम खेलते हैं रोलिंग शॉट्स खेलते हैं, ज़मीनी शॉट, ज़मीन पे वो मारते हैं। और दोनों मैचेस में इमाम ने शॉर्ट बॉल पे अपनी विकेट दी है, कल भी शॉर्ट बॉल पे नेदरलैंड्स के खिलाफ भी। तो लग ये रहा है कि टीम्स को पता है कि इमाम को अगर हमने आउट करना है या उनको पकड़ना है तो शॉर्ट डिलीवरी पे उनको पकड़ना है। अच्छा, ये इंडियन क्रिकेटर्स की जानिब से कहा गया कि जो पाकिस्तानी हैं वो स्पिन बॉल्स हैं वो बड़े अच्छा खेल सकते हैं, उनको ये लगता है, लेकिन जो आगे जाके अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच है वो जिस ग्राउंड में होने जा रहा है वहाँ पे स्पिनर्स बड़े अच्छे चलते हैं, और अफगानिस्तान तो वैसे ही स्पिनर्स के हवाले से बड़ा फेमस है। हाँ जी, तो आर वी रेडी फॉर दैट, और हमारे पास ऐसे बॉलिंग क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? 100% वी आर रेडी फॉर अफगानिस्तान मैच। और अफगानिस्तान ने तो बड़ी स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, उन्होंने कहा ये इंडिया हमारा घर है और हमारा होम ग्राउंड है। हालांकि क्रिकेट उन्होंने सारी उम्र पाकिस्तान में खेली है, तो हम उस चैलेंज के लिए जी 100% तैयार हैं। प्लेयर्स हमारे रेडी हैं। अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा स्पिन को खेल रहे हैं, कल भी आपने देखा, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाबर भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन को जरा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी है। हम स्ट्रगल के बारे में भी बात करेंगे। एक खबर है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ जो है वो मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 345 रन के हदफ का कामयाबी से ताकुब वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा रन चेज है। इससे कबल पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर 336 रन भारत ने बनाया था। भारत ने 2019 में मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप टोटल किया था। 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 329 रन का हदफ कामयाबी से हासिल किया था। 1992 की बात की जाए तो उसके वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 263 का हदफ अबूर किया था। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको बताएं कि हैदराबाद दक्कन में आखिरी मैच बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को शर्ट तोहफे में दी। आईसीसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड साज जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ के साथ घुल मिल गए। All right, ready, guys? Looking this way. Another picture, please. Another picture. Thank you. अच्छा उसामा, ये ग्राउंड स्टाफ के साथ टीम का प्यार, फिर हमारे कैप्टन की जानिब से शर्ट गिफ्ट करना है, बड़ा प्यारा जेस्चर है, बड़ा ज़बरदस्त है जी। जिस तरह कंट्रोवर्सीज आ रही थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कल ये देख के। क्रिक इन्फो ने भी ये लिखा हुआ है, जीते जीते पाकिस्तान के नारे वहाँ पे लगे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान के, बाबर आजम बगैर क्राउड के भी को वीजे भी नहीं दिए, फिर भी लोग वहाँ और हाँ जी, कल हमने देखा है कि अभी तक इस मैच में सबसे ज्यादा अटेंडेंस कल थी हैदराबाद में। तो कौमी टीम का जो 10 12 13 दिन नारा सुन लें हम जरा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरा प्लीज नारा सुनाइएगा नाज़रीन को। तो
तो इस जीतेगा वक्त जो वो है जीतेगा, भारत में पाकिस्तान जीवे जीवे जीतेगा। पाकिस्तान चल रहा है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हाँ जी। पाकिस्तान जीते। अच्छा उसामा, एक और सवाल है, शाहिद अफरीदी ने कल ट्वीट किया था कि बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है। बाबर आजम ने भी जब बाद में आफ्टर मैच बात की तो उन्होंने कहा था कि हमें अभी बॉलिंग जो है अभी काफी बेहतर करनी है, तो कहाँ पर लैग कर रहे हैं हम लोग? आई थिंक जब हम वर्ल्ड कप में जा रहे थे ना, या वर्ल्ड कप में जाने से भी 2 महीने पहले मैं थोड़ा सा जाऊंगा, पाकिस्तान के जो पेस अटैक है ना, वो दुनिया का बेस्ट पेस अटैक कहा जा रहा था। जो 3 फ्रंट लाइन बॉलर से हमारे, वो ऐसे बॉलर से कि किसी भी बड़ी बैटिंग लाइन के खिलाफ वो बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ऑप्शंस थे। अनफॉर्चुनेटली नसीम हो गए इंजर्ड, फिर एशिया कप में हम 2 मैचेस हार गए, फिर वर्ल्ड कप में हमने वार्म अप मैचेस में परफॉर्म नहीं किया। कल के मैच में भी जो वीक लिंक लगा वो शाहीन अफरीदी लगे। देखिए जी, शाहीन ने अपनी रेपुटेशन खुद बना ली हुई है फर्स्ट ओवर विकेट्स की। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शाहीन जाएगा, ऊपर से विकेट्स लेगा, और वो जो मैजिक बॉल की टर्म वो जो मैजिक बॉल की शाहीन की वो बॉल जो अंदर आती है वो देखने में नहीं मिल रही। शाहीन में वो एनर्जी, वो रिदम, वो फिटनेस लेवल लग नहीं रहा जिससे वो बॉलिंग करते हैं। तो एक तो फास्ट बॉलिंग में हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, दूसरा स्पिनर्स हमारे जो हैं वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस, उसकी काफ़ी जिक्र हुआ, थोड़ा सा वीक है, तो मजीद बेहतरी आ सकती है। मे बी उसामा मीर इन प्लेस ऑफ शादाब और नवाज, एक आधे चेंज से ये शायद बेहतर हो जाए। मगर जो मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट है ना, वो शाहीन की बॉलिंग कराना है। इंडिया के मैच में, बड़े मैच में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ शाहीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है। 2 अच्छा, अब ये मैचेस जो- हम जीत चुके हैं, विनिंग मोमेंटम के साथ हम जा रहे हैं, कितना एडवांटेज होगा इंडिया के साथ मैच में? बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, जिसको आप सिंपल वर्ड में जमीन आसमान का फर्क कहते हैं। आई थिंक वो होगा। अगर आप ये मैच हार के खेल रहे होते हैं इंडिया से, तो कॉन्फिडेंस लेवल और होता। अब अगर इंडिया ने भी हमारे साथ पहले खेल के बड़ा स्कोर बना लिया, तो कम से कम लड़कों को ये पता है कि हम 350 चेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है अगर आप इस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में जाएं कि 350 भी पड़ गया तो खैर है, हम चेज करेंगे। तो कल के मैच ने जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा बूस्ट कर दिया है। अच्छा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना है, वो ये करना है कि भी खबर कुछ देर पहले हमने नाज़रीन से खबर शेयर की कि ज़का अशरफ साहब भारत जा रहे हैं। हाँ जी। क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मुराल अब करने जा रहे हैं, जो भी इसके पीछे मंतक है वो एक अलग बहस है। लेकिन अभी तक वीज़े जारी नहीं किए गए सहाफ़ियों को। शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर मायूस हैं। फिर हमने देखा ज़ैनब वाला जो वाक़या हुआ और उसके बाद लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया। तो आपके ख्याल से ये उनको अभी इतनी जल्दी है जाना चाहिए वहाँ पे इस तरह से? देखिए जी, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही है कि वो इस वीज़ों का मामला उन्होंने उठा लिया, यहाँ पे पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया है, पासपोर्ट्स अपने जमा करवा दिए हैं जर्नलिस्ट ने। उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई है तो ज़का अशरफ जा रहे हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये है, इनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया वहाँ से। अच्छा। कि आपके जर्नलिस्ट जो है उनको हम वीज़ा दे देंगे, इससे शायद फैंस को भी वीज़ा दे दें। उस डेवलपमेंट के बाद ये वहाँ पे इंडिया जा रहे हैं, यानी कि उस श्योरिटी के बाद जा रहे हैं। अभी तक वैसे दिए नहीं गए, लेकिन अभी हाँ कहा जी, गया है ग्रीन हो सिग्नल सकता है है। ये बैकडोर डिप्लोमेसीज होती हैं, खबरें थोड़ी सी बाद में आती हैं। लेकिन क्रिकेट फ्रेटर्निटी में जो इस टाइम खबर डिस्कस हो रही है वो यही है कि इनको किसी किस्म की एश्योरेंसेज आई थिंक मिल चुकी हैं। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो या ना हो, आपने देखा होगा एशिया कप जो हमने होस्ट करना था, हमने इंडियंस, उनके जो बीसीसीआई के हेड हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया। राजीव शुक्ला जो है वो भी यहाँ आए, उन्होंने कदाफी स्टेडियम में मैच देखा, गवर्नर हाउस में उन्होंने रात को खाना खाया। तो आई थिंक ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो आप टीम्स के या क्रिकेट बोर्ड्स के जो हेड्स हैं आप उनको इनवाइट करते हैं। तो ये आई थिंक एक फॉर्मल इनविटेशन। अच्छा, ज़ैनब अब्बास भी तो इंडिया में नहीं है, उनको दुबई भेज दिया गया, तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं जी, ज़ैनब अब्बास वाला जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था ये एक डिफरेंट स्टोरी है। ज़ैनब अब्बास वाला मामला थोड़ा सा डिफरेंट था। ज़ैनब अब्बास की तो ट्वीट भी उन्होंने जो निकाल के जिस पे केस किया, तब वो एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर भी नहीं थी, वो उनका अकाउंट भी अब नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल पुराना अकाउंट था जिससे उन्होंने किया। अब उनका प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो डिफरेंट था। मेरा ख्याल है ज़का अशरफ साहब को फॉर्मली इनवाइट किया गया है बीसीसीआई की तरफ से कि आप आएँ यहाँ पे मैच देखें। तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है अगर आप किसी का इन्विटेशन डायरेक्ट रिजेक्ट कर दें। अच्छा सामा, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में वो ये था कि कल का मैच आपने भी देखा, सबने देखा। हाँ जी। एक प्रॉब्लम जो हमारा ठीक नहीं हो रहा और वो है कि कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस। जी बिल्कुल। हम कैच क्यों नहीं पकड़े? हम क्या हमारी प्रैक्टिस नहीं है? हम अंडर प्रेशर है? मसला कहाँ? और आप देखें जिसने इमाम ने जिस मेंडिस का कैच छोड़ा था 122 रन करने के बाद उसी ने कैच दोबारा पकड़ा। वह फर्क सिर्फ ये है कि 16 रन पे या 12 रन पे कैच छोड़ा और फिर उसने 122 किए। बड़ी टीम आपको ये मौका नहीं देगी। विराट कोहली का कैच छोड़ दिया था ऑस्ट्रेलियंस ने, ठीक है जी। अगर वो कैच पकड़ लेते तो हो सकता है सिचुएशन और होती। तो आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्रिकेट में कैचेस विन मैचेस टर्म जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और फील्डिंग ड्रिल्स करती है, टीम्स प्रैक्टिस करती है इस चीज़ की। और जो पॉइंट पे फील्डिंग करता है ना प्लेयर, वो आपका बेस्ट फील्डर होता है। तो हमारे बेस्ट फील्डर हैं शादाब, उसके बाद इमाम। ये पॉइंट पे दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से। मतलब एक होता है कि मैंने खड़ा होना है, वो कहता है मैंने पॉइंट पे फील्डिंग करनी है। पॉइंट पे जो फील्डिंग करता है बैकवर्ड पॉइंट। उसामा, आपने हमें वक्त दिया, डेफिनेटली आपका एनालिसिस हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। आपकी डिजिटल ट्रांसमिशन बहुत जबरदस्त जा रही है। हाँ जी, डिजिटल ट्रांसमिशन पे हमने अच्छा जोर लगाया हुआ है और हमारी भी पाकिस्तान टीम को यही मैसेज होता है, ट्रांसमिशन का नाम है चल करके दिखा दे, और पाकिस्तान टीम ने कल करके दिखा दिया। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी, उसके बाद वापस आते हैं नाज़रीन।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक से पहले भी हम लोग वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने कितनी शानदार कारकर्दगी दिखाकर श्रीलंका से मैच जीता और इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया का मैच जारी है। साथ ही साथ अब हम दीगर खबरें भी शामिल करते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सुहेल अब्दुल नासिर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने ईसीसी और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है। बिल्कुल, ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को गैर मुल्की अवार्ड से नवाजने की मंजूरी दी गई है। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद। सदीक साजिद, क्या तफसीलात हैं? जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया, जिसमें अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। 9 नुकाती एजेंडा बुनियादी तौर पर ज़ेर बहस आया, जिसके तहत वफाकी काबीना ने जो है वो मुख्तलिफ जो तकर्रियाँ हैं उसकी मंजूरी दी। सुहेल अब्दुल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी गई है, उस सिफारिश की मंजूरी भी काबीना ने दे दी है। इसी तरह नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए बैरिस्टर तशाम कादर की तकर्री की मंजूरी भी दे दी गई है। ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को गैर मुल्की अवार्ड से नवाजने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और निजकारी कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी है। साथ ही साथ PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के तकर्रर की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी का अमल तेज करने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया इस इजलास के हवाले से। दूसरी जानिब नाजरीन, आपको ये भी बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार, कहा कि मुल्क मौशी मुश्किलात का शिकार है और कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मज़ीद मुमकिन नहीं। PIA और खसारे के शिकार दीगर सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। हवाबाजी शोबे के इस्लाहात से आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। खसारे के जिम्मेदारों का तयन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके तदारुक के लिए इक़दाम उठाए जा सकें। तो ये कहा गया निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से। एक और अहम मामला ये है कि नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी हैं कि हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी है या नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गैर आईनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। तलवार के नीचे गर्दन हो तो भी लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो बात ख़त्म। किसी की नीयत पर क्यों बात करें? पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। कानून अच्छा या बुरा होने पर बहस हो सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मेरा एक सवाल कानून आइन होने और दूसरा पार्लियामान के इख्तियार का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की शिकें कैसे आइन से मुतसादिम नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक्ट की शिकों को गैर आइनी साबित करने का बोझ दरख्वास्त गुजारों पर है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप सिर्फ ये कह दें कि दरख्वास्त गुजार अपना बोझ उतारने में नाकाम रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए। बहरास आपको लिए चले, निगरान सूबाई वजीर जान अचकज़ई इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान के मसाइल और उनका हल पेश किया है। बलूचिस्तान के बेटे अनवारुल हक ने मसाइल की भी निशानदही की है। वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी ने पिछले 10 साल में मरकज़ से जो फंड्स बलूचिस्तान को मिले हैं उनकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इसी तरह हुकूमती ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा। जहां सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है उनकी कैंसिलेशंस के लेटर्स इशू हो चुके हैं। जिन लोगों पर सरकारी ज़मीन को हथियाने और बेचने का इल्ज़ाम है इनको गिरफ्तार करके उनके केसेस नैब के हवाले किए जाएंगे। ज़मीन की सेटलमेंट एक बड़ा मसला है जो कि लॉ एंड ऑर्डर का सबब बन सकता है, लिहाजा इसके ऑनरशिप तय करने के लिए एक तरीक़ाकार बनाया जाएगा। इसी तरह जो ऑन गोइंग कैंपेन है बिलखसूस बिजली की चोरी के हवाले से मरकज़ी और सूबाई हुकूमत की काविशों के बाद
1.6 ट्रिलियन रुपीस रिकवर हुए हैं। ये सर्कुलर डेट में कमी हुई है। इसी तरह डॉलर आपको बताएं कि निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि करप्शन दहशतगर्दी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जो नेबरिंग हमसाया अजला हैं तक महदूद किया जाएगा, क्योंकि तादाद बढ़कर 3000 हो गई है। कमेटी ने फैसला किया है कि तेल स्मगलिंग करने वालों को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी और इसके बाद उनकी किश्तियों को तबाह करना शुरू कर दिया जाएगा। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि करप्शन दहशतगर्दी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये उनकी जानिब से कहा गया। दीगर वज़रा भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और कहा गया कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि करप्शन दहशतगर्दी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। लाया अमल जो है वो सामने लेकर आया जा रहा है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोयटा के ये बराह रास्त मनाजिर हैं जहाँ पर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जा रही है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा और साथ ही साथ करप्शन के हवाले से उनका कहना था कि करप्शन दहशतगर्दी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इस हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है कि करप्शन को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। और नाज़रीन, अब बात करते हैं हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है उसका आज 5वां रोज़ है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया का कहना है कि जंग ख़त्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। ये एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है। इस्माइल हानिया जो कि सरबराह हैं हमास के, उनका ये मौक़िफ़ है जंग ख़त्म होने तक कैदियों का किसी कीमत पे उन्होंने कहा कि कोई तबादला नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। जंग ख़त्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैदियों की कीमत हमास तय करेगा। इस हवाले से पहले खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं हमास के और इसराइल के दरमियान और ये फैसला किया गया है कि एक्सचेंज ऑफ जो कैप्टिव्स हैं, जो यरगमाल बनाए गए हैं, उनके हवाले से कहा गया, लेकिन उन्होंने इस खबर की भी तरदीद कर दी है। हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई 5वें रोज़ में अब दाखिल हो गई है। इसराइल में 1200 अफराद हलाक और गजा में 950 अफराद शहीद हो चुके हैं। तो ये मनाज़िर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से बम धमाका वो होता है और हालात जो है वो काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं और हमास की जानिब से भी ये कहा गया कि वो जंग के लिए भी तैयार है। मैं स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने उनको, वो होता है ना, वो नफरत में आके उन्होंने परचम फौरन वहाँ से उतारा और वो एक्सप्लोड कर गया और 3 बंदे उन्होंने सिर्फ परचम उतारने में मार दी। में आप क्या से क्या कर जाते हो, नफरत अपनी जान गंवा बैठते हैं। जब आप जुल्म बर्दाश्त करते हो ना, फिर उसके बाद का ये रिएक्शन होता है। ऐसे ही नाज़रीन, इसराइल के सबसे बड़े हिमायती ग्रुप यूरोपीय यूनियन में भी फूट वाज़ेह हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीन की इमदाद रोकने का ऐलान किया था, लेकिन यूरोपीय यूनियन की तरफ से फ़लस्तीन की इमदाद बंद करने की करारदाद 4 यूरोपीय ममालिक ने वीटो कर दी है। स्पेन, डेनमार्क, आयरलैंड और लक्समबर्ग ने फ़लस्तीन की इमदाद रोकने की खुले अल्फाज में मुखालफत की है। आपको बताएं कि इसराइल के सबसे बड़े हिमायती ग्रुप यूरोपीय यूनियन में भी फूट वाज़ेह हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीन की इमदाद रोकने का ऐलान किया था, लेकिन यूरोपीय यूनियन की तरफ से फ़लस्तीन की इमदाद बंद करने की करारदाद 4 यूरोपीय ममालिक ने वीटो कर दी है। और इन ममालिक की बात की जाए तो इनमें स्पेन, डेनमार्क, आयरलैंड और लक्समबर्ग ने फ़लस्तीन की इमदाद रोकने की खुले अल्फाज में मजम्मत की है। बिल्कुल, डेफिनेटली ये जिस तरह से यूरोपीय यूनियन के अंदर तो फूट पड़ गई है कि इमदाद नहीं उनको हमने देनी, लेकिन दूसरी जानिब जो कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जिनका इत्तेहाद इस वक्त कायम है, वो भी ये चीज़ कर रहे हैं कि वो ख़ुद से इमदाद अब भेज रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि गज़ा और गिरदोनवा में लड़ाई बंद करना ज़रूरी है। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास के एलामिये में ये कहा गया है
कि सऊदी अरब मुसलसल फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। गज़ा और गिरदुनवा में लड़ाई बंद करना ज़रूरी है। सऊदी अरब ख़ित्ते में जंग का दायरा वसी होने से रोकने के हक़ में है। इसके अलावा काबीना को वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इसराइल फ़लस्तीन मामले पर बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से होने वाली गुफ्तगू से भी आगाह किया गया है। तो डेफिनेटली मुस्लिम ममालिक का ये इत्तेहाद है और वो बढ़ चढ़ कर इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इसराइल और हमास की जंग फ़लस्तीनियों के लिए अरब ममालिक की हिमायत बढ़ने लगी है। फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की हिमायत में अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि अमरीकी अखबार AFP का ये मौक़िफ़ है कि हमास इसराइल जंग के बाद रामुल्ला से लेकर बैरूत, दमिश्क, बगदाद और काहिरा तक लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की हैं और रक़्स किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खलीजी रियासतें अमरीका की सालसी में अब्राहम मुआहदे के बावजूद फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती की इस लहर का हिस्सा बन चुकी हैं। एक जानिब ईरान और शाम हमास की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वहीं सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ साथ मिस्र और उर्दन के साथ भी बातचीत की और तमाम तर मामलात के हवाले से उन्होंने आगाह किया है। नाज़रीन, इसराइल हमास जबकलिश से रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल महंगा होने से रूसी मईशत में भी कशमकश की वजह से इसराइल का अमरीका से हथियारों का मुतालबा बढ़ जाएगा और यूक्रेन को अमरीकी हथियारों की फराहमी में कमी आ जाएगी। ऐसी सूरत हाल में रूस यूक्रेन में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा तेल की बढ़ती हुई कीमतों से रूस की मईशत में बेहतरी आएगी। और दूसरी जानिब नाज़रीन, तुर्क सदर ने अमरीकी बहरी बेड़ा इसराइल भेजने की मुखालफत कर दी है। रजब तैयब एर्दोआन ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका फ़लस्तीन में कत्लेआम की मनसूबाबंदी कर रहा है। बहरी बेड़ा इस्माइल भेजने का मकसद मज़लूम फ़लस्तीनियों को कत्ल करना है जो नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये कहा गया तुर्क सदर की जानिब से। उन्होंने अमरीकी बहरी बेड़ा इसराइल भेजने की मुखालफत कर दी है। रजब तैयब एर्दोआन ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका फ़लस्तीन में ये जो मनसूबा भेज रहा है, ये सब कर रहा है, ये काबिल कबूल नहीं है। इसका मकसद मजलूम फ़लस्तीनियों को कत्ल करना है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले कबूल है। और अब कुछ बात करते हैं नाजरीन मगरमच्छ के आंसुओं के हवाले से। आपने सुना होगा कि मगरमच्छ के आंसू ना बहें, तो ये एक मामला है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैटर है कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं जॉन कर्बी, वो लाइव टीवी पर आते हैं और बातचीत करते हैं और इसराइल गज़ा जंग का जब जिक्र होता है इस बारे में बात करते करते वो आपदीदा हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। जॉन कर्बी ने CNN पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमास हमले पर गुफ्तगू की और अपने आंसू रोकने की वो कोशिश करते रहे। कहा कि तस्वीर को देखना मुश्किल है, वो भी इंसान हैं, ख़ानदान के अफराद हैं, दोस्त हैं, प्यारे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने जॉन कर्बी के आंसुओं को अदाकारी करार दे दिया, क्योंकि नाज़रीन ये वो आंसू हैं, ये वो मगरमच्छ के आंसू हैं जो आपको कभी सीरिया में जुल्म होते नहीं बहाते नज़र आएंगे, आपको यमन में जो जुल्म होता है वहाँ पर नज़र नहीं आते। तो ये वो चीज़ें हैं। आप अगर देखें इसके हवाले से मारिया, तो ये जो अभी आंसू बहा रहे हैं, जो अभी इसराइल के लिए आंसू बहा रहे हैं, इससे पहले सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर रोज़ कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों की जानें मासूम लोगों की ली जा रही हैं, तब ये मगरमच्छ के आंसू बहाते नजर नहीं आते। आज इनको बड़ा और ये रिएक्शन भी तो जुल्म की इंतहा है कि आप जालिम का किस तरह से साथ दे रहे हैं। मुसलमान जो हैं क्या वो इंसान नहीं है? सबसे पहले तो इंसानियत होनी चाहिए, हम लोग भी जो हैं वो इंसान, और हमारी जो तकलीफ है उस पर भी ऐसे ही है जो फील किया जाए। बिल्कुल ऐसे। और इसमें सबसे अहम किरदार मुस्लिम उम्मा को अदा करना चाहिए कि मुस्लिम उम्मा अब मुत्तहिद हो और ताकि इन लोगों को एक जवाब मिले। लेकिन अब काफ़ी ममालिक जो है हमें वो अब नज़र आ रहे हैं इकट्ठे होते हैं पूरे मामले के ऊपर। पाकिस्तान लाइव के सेकंड आवर में खुश आमदीद। तो फर्स्ट आवर में काफ़ी अहम खबरें थी जो हमने डिस्कस की, उसमें क्रिकेट था, उसके अंदर फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग है उस वाले से हमने बातचीत की। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गैर आईनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। तलवार के नीचे गर्दन हो तो भी लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो बात खत्म। उन्होंने मजीद कहा कि किसी की नीयत पर क्यों बात करें, पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। कानून अच्छा या बुरा होने पर बहस हो सकती है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, मेरा एक सवाल कानून आईनी होने और दूसरा पार्लियामान के इख्तियार का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के शिकें कैसे आइन से मुतसादिम नहीं हैं।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक्ट के शिकों को गैर आईनी साबित करने का बोझ दरख्वास्त गुजारों पर है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप सिर्फ ये कह दें कि दरख्वास्त गुजार अपना बोझ उतारने में नाकाम रहे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट को कानून साजी के बराह रास्त इख्तियार की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी है या नहीं, ये उनकी जानिब से सवाल किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गैर आईनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। तलवार के नीचे गर्दन हो तो भी लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो बात खत्म हो गई। किसी की नियत पर क्यों बात करें? पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करे। कानून अच्छा या बुरा होने पर बहस हो सकती है, ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, मेरा एक सवाल कानून आईनी होने और दूसरा पार्लियामान के इख्तियार का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिकें कैसे आइन से मुतसादिम नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट की शिकों को गैर आईनी साबित करने का बोझ दरख्वास्त गुजारों पर है। इस वक्त ये समाअत जारी है। इस समाअत का अहवाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा शबिया नकवी से। शबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उस पर जो है आज 5वीं समाअत जो है वो जारी है। फुल कोर्ट बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। आज जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। इससे पहले जो दरखास्त गुजार जो मुखालिफ दरखास्त गुजार थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि अब जो हिमायत में दरखास्त गुजार है उनमें अटॉर्नी जनरल आज जो है अपने दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जो है उन्होंने दलाइल देते हुए कहा है कि स्टील मिल केस में जो है सुप्रीम कोर्ट की इख्तियार से तजावुज़ में मसाइल बड़े हैं। रेकॉर्डिंग केस में भी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से मुल्क को अरबों रुपए नुकसान हुआ है। तो हम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की बात करें तो उन्होंने ये कहा है चीफ जस्टिस ने कि लगता है मैंने जो सवाल किया वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम एक दूसरे इदारे के इख्तियार में मेन मेक निकाल रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया जिसका इख्तियार था ही नहीं। एक बेंच ने फैसला किया तो दूसरे ने इसको अपना फैसला दे दिया। वो तो नजरसानी का दायरा इख्तियार भी नहीं था। तमाम जो है समाअत अभी जारी है और इम्कान यही है कि आज जो है जिसका बार बार चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जज इसका फैसला करना चाह रहे हैं इस केस का, तो आज उम्मीद ये की जा रही है कि आज शबिया, आज समाअत का 5वां रोज है। अगर हमें याद पड़ता है कि पहली समाअत में भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए थे, तो क्या वजह है कि अटॉर्नी जनरल दोबारा दलाइल दे रहे हैं? इस तरह तो ये समाअतों का सिलसिला जो है वो समाअत के समाअत इस तरह लगती रहेगी तारीख पर तारीख। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब पहली समाअत हुई थी तो चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि सबसे पहले जो है इस केस का फैसला किया जाएगा, उसके बाद जो है वो बाकी केसेस जो हैं वो सुने जाएंगे। तकरीबन 55,000 के करीब केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। हम जल्द इसको निपटाना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना यही था कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला होगा। फिर उसके बाद ये देखा गया कि पहले दिन समाअत मुकम्मल नहीं हुई तो एक अगली तारीख दी गई और कहा गया कि वहाँ पे होगी। लेकिन अब हम ये देखें कि मुसलसल 5 समाअतें हो चुकी हैं। इससे पहले जो लार्जर बेंच था, 8 बेंच था, उसने भी 5 समाअतें ही की थी। जबकि ठीक है शबीहा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन इस अदालती कार्रवाई का अहवाल बयान कीजिए। और अब आपको बराह रास्त लिए चलें सुप्रीम कोर्ट, जहां पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत जारी है। Insertion of the word expressly is targeting the possibility of removing, of there being no possibility of any authorization by way of implication, howsoever necessary it may be. Expressly means expressly, full stop. And if all implications are cut out on by use of this word. Right. Had this word not been used, then we would be back in our traditional approach, expressly or by necessary implication. And for example, just giving an example, clause 5 of Article 199. Now, this is the power of the High Court, where the High Court can issue writs. And the definition of person then excludes certain persons, excludes the Supreme Court. No writ can be issued to the Supreme Court. No, but that's an exclusion. Yes. मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि expressly अगर ना हो तो आप उसके अंदर समन को डालिए कि भाई जो नॉर्मल तरीका होता है कि और कोर्ट्स के कई जजमेंट्स भी होते हैं expressly और by necessary implication, तो वो प्रिंसिपल शायद अप्लाई हो सकता है। बट जब expressly कह दिया तो implication खत्म होती है। आपने express words दिखाने हैं है या नहीं है, no matter how necessary it may be. तो समाअत इस वक्त बराह रास्त जारी है। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको दें कि निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास
सुहेल अब्दुल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने ECC और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी है। ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को गैर मुल्की अवार्ड से नवाजने की ये मंजूरी है। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया गया है। जी हाँ, काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी मंजूरी, PI की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी गई है। बैरिस्टर एहतशाम कादर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये सारा मामला है जिस हवाले से अहम तैनातियाँ की गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का ये इजलास हुआ जिसमें ये अहम तैनातियाँ की गई हैं। और इसके साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। ऐसा कहा गया चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर यह बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम परेशान है, इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नौजवान, मजदूर, दिहाड़ीदार, बेरोजगार, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल बताने ही नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जी हाँ, दहशतगर्दी लौट आई, इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। इस पर हम लोग मजीद भी तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। सारे तजुर्बे फेल हो गए, एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नौजवान, मजदूर, दिहाड़ीदार, बेरोजगार है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकले, हल बताने नवाज शरीफ वापस आ रहा है। और मजीद कहा गया कि मुश्किलात से कैसे निकले, हल बताने जो है ये नवाज शरीफ वापस आ रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से बातचीत की गई। उनको कहा गया कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो उस हवाले से तैयारियां जो हैं वो मजीद की जाएं। बिल्कुल, उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने IMF को खुदाफिज कह दिया था और अपने दौर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया लेकिन महंगाई नहीं होने दी। ये मरीम नवाज ने अपनी गुफ्तगू में कहा। सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। तो ये वो तमाम तर एक नैरेटिव है, ये वो बयानिया है जो आवाम के सामने रखा जा रहा है, जो कारकुनान है उनके सामने रखा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि इस तमाम तर मसाइल का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान में सजाए जाने वाले पंडाल में कायद की आमद और दीगर तफसीलात सामने आ गई हैं। पार्टी ज़राए का ये बताना है कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे के पंडाल में 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जाएगा। तमाम टिकट होल्डर्स और साबिक सूबाई अरकान असम्बली को 3500 कारकुनान को जलसा गाह लाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और साथ ही कौमी असम्बली के साबिक अरकान और टिकट होल्डर्स को 5000 कारकुनान लाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल जो है उसकी तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद के इस्तकबाल के मीनार पाकिस्तान में सजाए जाने वाले पंडाल में कायद की आमद और दीगर तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि क्या तैयारियां की जाएंगी और कितने लोग जो हैं उस पंडाल में आएंगे। बिल्कुल, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर और पंजाब चैप्टर में कुछ इख्तलाफात सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इख्तलाफ दूर करने की हिदायत भी जारी कर दी है। नाज़रीन, 21 अक्टूबर का जलसा कामयाब करने के लिए इख्तलाफात दूर कराए जाएं, नवाज शरीफ की हिदायत सामने आई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राना सनाउल्लाह की सरबराही में पंजाब और सैफ अल मलूक खोखर की सरबराही में लाहौर चैप्टर के दरमियान हम आहंगी नहीं है। साद रफ़ीक और सैफ अल मलूक खोखर के दरमियान इख्तलाफात पहले ही मीडिया में रिपोर्ट भी किए जा चुके हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की हदायत जारी कर दी हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि अंदरूनी इख्तलाफात मीनार पाकिस्तान पर जलसे पर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। नून लीग ने लाहौर में 7 जलसों का ऐलान कर रखा था। रवा माह के आगाज़ में तयशुदा 2 जलसे मनसूख किए गए हैं। अब बाकी 3 जलसे भी मनसूख किए जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर के पावर शो के लिए तवानाई बचाने का फैसला किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, तवानाई बचाने का फैसला किया गया। ये एक रीजनिंग दी गई है, लेकिन अंदर से कुछ डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक खबर इस किस्म की मौसूल हुई कि आपस के कुछ इख्तलाफात हैं और बज़ाहिर बादियुन नज़र में यूँ कह लिया जाए कि जो पार्टी है वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रही और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया है कि आप मेरे आने से पहले इन इख्तलाफात को नून लीग तो कह रही है कि हम तवानाई बचाने के लिए करें, लेकिन नवाज शरीफ
अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पर अगर आप अपने सपोर्टर्स को कहें कि आप घर बैठ जाएं और जब मैं 21 अक्टूबर का आऊँगा तब निकलना, तो ये स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती। देखिए वो एक्सपेक्टेड तो ये है कि आप जलसे ख़त्म करके जलसों को आप इजलास के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी कारकुनान हैं, जो अवामी लेवल पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको मोटिवेट किया जाए, थोड़ा सा चार्ज किया जाए, उनको पहले से ज़रा मैदान में आएँ, वो ज़रा हंगामा शंगामा करें और ज़रा आके जोशो वलवला हो उसके अंदर, तो वो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है और कहा जा रहा है ये तवानाई बचाई जा रही है अवाम की, अपने कारकुनान की, कि जब नवाज शरीफ वापस आएँ तब आपने भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल करना है। लेकिन यहाँ पर शफक एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ, वो ये है कि जो ये पार्टी इख्तलाफात और रिफ्ट्स की खबरें नाजरीन चल रही हैं, उस हवाले से जो सीनियर पार्टी रहनुमा हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, ज़ईन कादरी का नाम भी आता रहा, तो कुछ उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब को आगाह भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं और अब रुख करते हैं नाज़रीन कराची का। कराची का इलाका है शाह फैसल कॉलोनी, जहाँ पर ज़ेरे तामीर 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे से मज़ीद एक शख्स की लाश निकाल ली गई है। वाक़े में हलाकतों की तादाद अब 3 हो चुकी है। इलाका मकीनों के मुताबिक 80 गज़ के प्लॉट पर इमारत की छत पर तामीरात जारी थी कि इमारत गिर गई। ऐसा ही मजीद क्या तफसीलात है, ये हमें रजब अली रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में एक और अलमनाक सानहा, शाह फैसल कॉलोनी में जेरे तामीर इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान बहक हो गए, जबकि 4 मजदूरों को बाहिफाजत मलबे से निकाल लिया गया। 2 बंदे तो हमने जिना अस्पताल के लिए रवाना कर दिए और एक यहाँ पे एक मकामी जा रहा था, बेचारा गूंगा था, मिठाई बेचने वाला था, वो एक्सपायर हो गया। 80 गज का मकान था, 40 गज सेल आउट कर दिया था। 40 गज पे जो है ये 4 पोर्शन बने ये, और इसकी बुनियाद जो है ना अजीब ही गरीब थी। कहना है कि कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबा हटा लिया जाए। इस तरह के जब बड़े स्ट्रक्चर गिरते हैं तो उसमें हमें लिफ्टर और जैक्स चाहिए होते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी टीम्स के पास भी हैं। पूरे फुल इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि 80 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत तामीर की जा रही थी। मकान की छत पर मजीद तामीरात की जा रही थीं कि पुरानी छत मजीद वजन बर्दाश्त न कर सकी, जिससे इमारत जमी बोस हो गई। कैमरामैन फहीम शेख के साथ रजब अली, PNN कराची। और आपको बताएं कि कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इमारत के मलबे से 4 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा भी है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। क्या तफसीलात हैं, हम जानते हैं अपने नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब। कॉलोनी नंबर 5 में ज़ेर तामीर इमारत के मुनहदम होने के वाक़े में अब तक 3 अफराद जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं, यानी 2 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी है। एक शख्स उसी वक्त मौके पे हलाक हुआ था। हमारे जो है वो कैमरामैन फ़हीम बलोच हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह 10:30 बजे के करीब ये इमारत अचानक जो है मुनहदम हुई थी, जो कि 40 गज पर मुहित थी, और इसमें जो है लेंटर की छत के ऊपर मजीद जो है वो 2 सीटों की जो है वो छतें डाली गई थी, जिसके बाद प्लस्तर का काम जारी था। मजदूर अंदर मौजूद थे कि इमारत अचानक मुनहदम हो गई है, जिसमें वाक़े में 2 जो मजदूर जो है वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे थे, जबकि 4 को जो है वो ज़ख्मी हालत में निकाला गया था। एक शख्स जो रेहड़ी बांध था वो जो है मलबे की जद में आके उसी वक्त मौके पे जहाँ भाग हुआ था, जबकि बाद में मलबे से मजीद 2 अफराद की लाशें जो है वो निकाली गई, यानी 2 मजदूर और एक रेहड़ी बांध 3 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। और इस वक्त भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे में मजीद जो है वो 2 अफराद की लाशें हो सकती है। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू की मुख्तलिफ टीमें थी वो इस वक्त जो है मौके पर मौजूद है। KMC की अर्बन रेस्क्यू के अलावा 1122 की रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर मौजूद है। 1122 के डायरेक्टर डॉक्टर आबिद का कहना था कि जब तक ये खदशा जो इस खदशे की तस्दीक नहीं हो जाती कि कोई भी शख्स मलबे में मौजूद है, उस वक्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इस वक्त भी इमदादी कार्रवाई जारी है। पुलिस रेंजर्स भी मौजूद है जिन्होंने इलाके को घेरे में ले रखा है। गैर मुतल्लिका अफराद को जायवकुआ से हटाया जा रहा है, जायवकुआ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अलबत्ता इमदादी टीमें जो है वो मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जी तो रजब अली इस वक्त जायवकुआ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ की क्या सूरत हाल है वो बताया कि ऑपरेशन भी जारी है, और हमने पीछे देखा कि किस तरह वो बिल्डिंग जो है पूरा मलबा बन चुकी है। और कराची में इस तरह के वाक़यात पहले भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं और अब फिर ये वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। खबर शामिल करते हैं नाजरीन फैसलाबाद से। फैसलाबाद के थाना डिचकोट के इलाके में औबाश अफराद ने 7 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना दिया है और कत्ल भी कर दिया है। लाश झाड़ियों से बरामद की जा चुकी है। लवाहिकीन का एहतजाज सामने आया, मुजाहरा किया जा रहा है। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। IG ने RPO से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में डिचकोट में, जहां पर औबाश अफराद ने 7 साला बच्ची से
ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है, मुजाहरा किया जा रहा है। मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओबाश अफराद ने 7 साला बच्ची को कत्ल कर दिया है। अहले इलाका भी सरापा एहतजाज हैं। मासूम बच्ची की लाश झाड़ियों से बरामद हुई है। दरिंदगी का वाक़या है, शर्मनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है कि एक और वाक़या पेश आया है। मासूम बच्ची को, मासूम कली को एक बार फिर दरिंदगी की भींट चढ़ा दिया गया है। डिजकोट में ओबाश अफराद ने 7 साला बच्ची से ज़्यादती की, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या, दिलखराश वाक़या फैसलाबाद से, जहां थाना डिशकोट के इलाके में ओबाश अफराद ने 7 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। लाश झाड़ियों से बरामद हो चुकी है। लवाहिकीन का एहतजाजी मुजाहरा भी जारी है, जबकि पुलिस ने वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। IG ने RPO से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। फैसलाबाद का ये अफसोसनाक वाक़या है, जहां पर 7 साला बच्ची दरिंदगी का निशाना बन चुकी है और लाश जो है उसकी झाड़ियों से उसकी लाश जो है बरामद की गई, जबकि लवाहिकीन का इस वक्त एहतजाज जारी है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये वाक़या इस वक्त तमाम तर जगहों पर देखा जा रहा है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। पहले तो ये कहिएगा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बहुत शुक्रिया, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसमें हमने सबसे पहले इस पे FIR रजिस्टर की है। कल रात को जब इसका हमें पता चला 8:30 बजे, तो फौरन इस पे 9 बजे तक हमने FIR रजिस्टर कर दी थी अननोन अक्यूज के खिलाफ, और उसके बाद पुलिस पार्टी भी उनके साथ सर्च करती रही एरिया में। आज फिर सुबह उस बच्ची की डेड बॉडी मिली है, और उसके बाद फौरन हमने जिस पे जो मोस्ट सस्पेक्टेड पर्सन था, एक जिस पे शक था वर्षा का भी और हमारा भी उस पे था, उसको हमने उठा लिया था। और उसके बाद अभी मजीद इसके ऊपर जो है मतलब PFSA की टीम्स भी उन्होंने तमाम मौके को कवर किया, तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट की है, और इसका जो है इंशाल्लाह ताला हम बड़े होपफुल हैं कि बहुत जल्द इसका जो असल मुल्ज़िम है उस तक हम पहुंच जाएंगे। मोहम्मद अजमल साहब, आपने सस्पेक्टेड एक बंदे को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? जी मैंने जैसे फरमाया ना कि हमारी टीम्स ऑलरेडी वहाँ पे हमने 2 टीम्स डिफरेंट बना दी हैं जो कि उसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं, और इसको जो है मतलब मेरे समेत तमाम उस एरिया में जाके हमने बहुत ज़्यादा वहाँ टाइम भी गुजारा है, और हम क्योंकि वो एक साइड पे एरिया है तो हम इसमें बड़ी यानी कि ज़्यादा यही चांस है कि वहीं का कोई गाँव का ही बंदा इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हम इस तक पहुँच जाए। ये कहिएगा मोहम्मद अजमल साहब के जो पोस्टमार्टम है उसमें ये ताख़ीर की वजह क्या सामने आई? जी उसमें अवेलेबिलिटी थी डॉक्टर्स की, थोड़ा उसका इशू था, बट वो अभी जी हो चुकी है। अच्छा, पेरेंट्स इस पर हमें एहतजाज करते, जो लवाहिकीन है, फैमिली है, वो इस पर एहतजाज कर रही है, उनके मुतालिबात हैं कि उनको इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा, तो ये कहिएगा कि उनकी फैमिली के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनका एहतजाज है, उसको कैसे आप डील करेंगे? जी इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल उनके साथ हैं। मैंने जिनको विजिट भी किया, उनके घर भी गया, उनसे मिला भी हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है हमारे जिस तरह से इस पे तमाम ने इसका सख्ती से नोटिस भी लिया है, और इसको इंशाल्लाह ताला हम क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्ज़िम को पकड़ेंगे और इनको जो है ना इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मोहम्मद अजमल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। नाज़रीन को एक इंपॉर्टेंट खबर देनी है, उसके बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाके में ये अफसोसनाक डिजकोट में 7 साला बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया है, और DSP उमर दराज और पुलिस एहलकार मुल्ज़िमों का सुराग लगाने की बजाय लस्सी पीते रहे। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं कि फैसलाबाद का इलाका जहाँ पर ये ज़्यादती का वाक़या पेश आया, वहाँ पर पंजाब पुलिस की गैर संजीदगी भी सामने आ गई है, और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि तफ्तीश के लिए जाने वाले DSP डेरे पर आराम से लस्सी पीते नज़र आ रहे हैं। अजमल साहब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ज़रा इसकी वजाहत कर सकते हैं कि इतना संगीन नौयत का मामला है, दरिंदगी का वाक़या है, लोगों की रूह काम जाती है ऐसी खबर सुनने के बाद, और जिन पर बीत रही होगी वो डेफिनेटली इस कर्ब से गुजर रहे होंगे, और यहाँ पर इन मनाजिर में हम देख रहे हैं कि लस्सियाँ पी जा रही हैं डेरे पर बैठ कर। इस चीज़ को देख लेता हूँ, अगर इस तरह का कोई है तो मतलब, और बाकी मैंने जैसे आपको बताया इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे, जो असल अक्यूज है ना पकड़ के इंशाल्लाह आपको खबर देंगे। तो अभी तक अजमल साहब, ये लास्टली में ये बताइएगा कि अभी तक जो कल्प्रिट है मेन, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? कब तक उसको पकड़ लेंगे आप?
हमारा जी, मैंने जैसे बताया कि हमारी तो ये कोशिश है कि इसको विद इन नो टाइम इसको अरेस्ट करें, जिस तरह के है और बड़े अफसोसनाक है। हम तो चाहते हैं कि हमें मतलब विद इन नेक्स्ट मतलब शाम तक हम इसको कर लें, बट यही है कि जो भी डिले लगना है वो सिर्फ हमारी यकीनी तौर पर इसको एज सून एज पॉसिबल पकड़ा जाना चाहिए और उसको मिसाल बनाना चाहिए ताकि लोगों को एक बार मालूम हो कि ऐसे वाकयात का अंजाम क्या होता है। आपने हमें वक्त दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाके रिचकोट में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्चे की लाश 5 घंटे रूरल हेल्थ सेंटर पड़ी रही। कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए नहीं पहुंचा। बच्चे के वरसा अपनी मदद आपके तहत बच्चे की लाश लेकर अलाइड हॉस्पिटल रवाना हो गए हैं। जी हाँ, अपडेट करें आपको इस अहम और अफसोसनाक दिल दहला देने वाली खबर के हवाले से। फैसलाबाद में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची का पोस्टमार्टम ना हुआ। बच्ची की लाश 5 घंटे रूरल हेल्थ सेंटर में बेयारो मददगार पड़ी रही। बच्चे के वरसा खुद ही एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। लेडी डॉक्टर ने कहा कि लाश समनाबाद अस्पताल ले जाई जाए। ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची का पोस्टमार्टम टाइम पर ना हुआ। बच्ची की लाश 5 घंटे रूरल हेल्थ सेंटर में पड़ी रही, लेकिन डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। बच्ची के वरसा एहतजाज पर मजबूर हैं, समनाबाद अस्पताल लेकर आए, ये कहा गया लेडी डॉक्टर की जानिब से। ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची की लाश रूरल हेल्थ सेंटर में ही पड़ी रही, लेकिन डॉक्टर टाइम पर नहीं पहुंचा और बच्ची के वरसा खुद ही अस्पताल लेकर गए बच्ची की लाश को, और उसके बाद वो एहतजाज पर मजबूर है। फैसलाबाद से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां पर ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची की लाश रूरल हेल्थ सेंटर में 5 घंटे पड़ी रही, लेकिन डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा पीर एहतशाम ने हमें ज्वाइन किया है। एहतशाम, क्यों डॉक्टर नहीं पहुंचा और अभी की मजीद लेटेस्ट क्या अपडेट है आपके पास? अब हुआ ये था कि सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे जब लाश बरामद हुई है, उसके बाद लाश लेकर अस्पताल गए। रूरल हेल्थ सेंटर है ये, और यहाँ पर डॉक्टर जो तैनात है वो वही डॉक्टर समनाबाद हॉस्पिटल में भी तैनात है, वही डॉक्टर यहाँ पर भी तैनात है। तो उसी डॉक्टर को वो समनाबाद हॉस्पिटल में थी, बार बार कॉल की जाती रही, लेकिन वो नहीं पहुंची है। पुलिस की जो गैर संजीदगी का आलम ये था कि SHO मौका पर गया है और उसके बाद थाने चला गया है। DSP गया है गांव में, वो जाके लस्सी पीता रहा है। हालांकि ये पुलिस ने करना होता है कि डॉक्टर अरेंज करना है, अगर नहीं मिल रहा तो किसी और हॉस्पिटल में ले जाए। और 7 घंटे तक तकरीबन लाश वहां पर पड़ी रही है। उसके बाद बुरसा ने अपनी मदद आपके तहत एम्बुलेंस करवाई है और उसके बाद वो अलाइड अस्पताल। ठीक है शाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया इस अहम मामले के हवाले से। कितनी अफसोस की बात है कि देखें, एक तो बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात नहीं रोक पाते ये लोग, उसके बाद अब देखें कि कत्ल भी कर दिए जाते हैं बच्चे। और तीसरी अफसोसनाक बात है कि जब वो बेचारे इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल पर मजीद जो है उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है कि वो जाकर इस तरह से ये करते हैं। एक और खबर नाजरीन तक पहुंचा दें कि CNG के टैरिफ में इजाफा हुआ है। नए गैस टैरिफ को मंजूर ECC और वफाकी काबीना देगी। मुल्क भर में नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात देते हैं, हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, क्या मामला है, ये क्या खबर है आपके पास? जी, घरेलू सार्फिन के जो टैरिफ है उसमें 129% जो है इजाफे का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ कमर्शियल सार्फिन का जो टैरिफ है 136%, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए 71% और जनरल इंडस्ट्री के लिए 117% इजाफे का तयन करके समरी ECC को भिजवा दी गई है। ECC की अप्रूवल के बाद ये समरी काबीना में जाएगी और काबीना फैसला करेगी। 1 अक्टूबर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, जो कि अक्टूबर के बिलों में ही इसकी वसूली जो है वो शुरू हो जाएगी। और नए गैस की जो कीमत है 1291 रुपये फ़ी MMBTU मकामी गैस की कीमत रखी गई है। और ये जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, घरेलू सार्फिन और रोटी तंदूर के टैरिफ को बरकरार रखने की जो तजवीज़ दी गई है उनको बरकरार रखा जाएगा, ताकि आम जो लोग हैं और तंदूर से रोटी खाने वाले हैं उनके लिए इसमें इजाफा ना किया जा सके। इसके साथ साथ जो फ़िक्स बहाना चार्जेज़ हैं उनको 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये बहाना करने की जो है वो समरी है। और इसमें जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। महफूज जो घरेलू सार्फिन है उनको जो 0.25 से लेकर 9.9 MH3 तक 4 कैटेगरीज में उनकी
जो कीमत है वो बढ़ाई ठीक जा है, रही है। प्रोटेक्टिव सार्फिन इसके साथ को साथ कुछ थोड़ा सा यूं के लिए रिलीफ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गुलाम यहाँ मुर्तजा, तो आप ये इस हवाले से कुछ हमें अपडेट कर रहे पेशरफ्त है थे। जो कि सामने आई है। आगे बढ़े बताएं कि आईजी पंजाब ने दीगर इजलास से सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए लाहौर आने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का दरीना मसला हल कर दिया है। ये मसला है क्या और ये मसला किस तरीके से हल किया गया, मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शिराज निसार से। जी शिराज बताइएगा। मुख्तलिफ इजलास में जो लोग पेश होने के लिए लाहौर में आते थे या दीगर किसी अमूर के लिए लाहौर में आते थे, उन्हें किसी न किसी होटल में ठहरना पड़ता था। यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो रुक सकते थे। अब किला गुजर सिंह जो नया एक मॉडल थाना बनाया गया, उसके ऊपर वाले पोर्शन में लॉजेस बना दिए गए हैं। जब कोई भी दूसरे शहर से पुलिस एहलकार किसी भी हवाले से सरकारी काम के सिलसिले में लाहौर आएगा तो उसे वहाँ ठहरने की इजाजत होगी। अगर उसने रात को रुकना भी होगा तो वहाँ पर वो रुक सकते हैं। आईजी पंजाब ने जाकर इसका इफ्तिताह कर दिया है और आइंदा कोई भी जो दूसरे शहर से पुलिस एहलकार लाहौर आएगा वो यहाँ पर रहाइश इख्तियार कर सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज निसार हमारे साथ मौजूद थे। और ये सरेराह है जो कि नया प्रोजेक्ट है, इस हवाले से वो इसका इफ्तिताह किया गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें शामिल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब आपको बराह रास्त ये चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर समाअत जारी है। अभी हमें नहीं पता, आपस में हमें बात करनी कि कैसे हो रहा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वी रिटायर, अगर जरूरत पड़ी वापस कन्वीन होने की तो कर देंगे, नहीं तो आपको पैगाम भिजवा देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत जारी है और अभी जो है वो वक्फे का वक्त लिया गया है। नाज़रीन, कराची का जिक्र करें। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इमारत के मलबे से 4 अफराद की बाहिफाजत लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा बताया जा रहा है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ज़ेरे तामीर 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो चुकी है और अब तक के इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इमारत के मलबे से 4 अफराद की बाहिफाजत निकाल लिया गया है, जबकि मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा जो है इस वक्त किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आज सुबह ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कराची में, जहाँ पर ज़ेरे तामीर 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई और एक और लाश को जो है वो निकाल लिया गया है और अब ये बताया जा रहा है कि इन लाशों की तादाद 5 हो गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि 5 लाशें निकाल ली गई हैं और लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने की इत्तलात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, वजूहात तो बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी हमें इस वक्त की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। आज जी देखें, सुबह 10:30 बजे के करीब होने वाले इस अफसोसनाक जो है वो साने में अब तक जो है वो 5 अफराद की लाशें जो है वो मलबे से निकाली जा चुकी है, जबकि मजीद अफराद की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिस बात से ठीक है, एक बार फिर हम इस रजब आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। यकीनन कोई टेक्निकल इशू आ चुका है। कराची में ज़ेरे तामीर 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो चुकी है। एक और लाश जो है वो बताया जा रहा है कि निकाल ली गई है। के साथ जो है इमारत मुनहदम हो गई थी, जिसके बाद अब तक जो है वो 5 अफराद जो है वो जाबाग हो चुके हैं, जबकि 4 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया था। 2 मजदूर मौजूदाना तौर पर बच गए थे, जिनसे हमने बातचीत भी की है। मौजूदाना तौर पर बचने वाले जो मजदूर थे उन्होंने तमाम तर वाक़े की तफसीलात बताई थी कि लेंटर की छत पे जो है वो मजीद जो है वो 2 पक्की छतें उठाई गई थी, जिसमें जो है वो तामीरात के बाद अब जो है वो प्लस्तर का खाली था कि अचानक जो है वो सुबह जो कमज़ोर छत थी वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकी और अचानक जो है पूरी इमारत जो है मुनहदम हो गई। साने के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची के KMC अर्बन रेस्क्यू समेत जो है वो 1112 के एहलकार भी जो है वो यहाँ पर रज़ाकार उनके भी मौजूद है, जबकि जो है वो ईदी फाउंडेशन और छिपा फाउंडेशन के रज़ाकार भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस रेंजर मौके पे मौजूद है, जो कि गैर मुतल्लिका अफराद को मौके पे जाने से रोक रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी और खदशा जाहिर किया गया है कि मजीद भी कुछ लोग जो है वो अंदर मलबे में हो सकते हैं, चूँकि बताया जा रहा है कि सुबह जिस वक्त ये इमारत मुनहदम हुई थी तो एक तो ये जो चीज़ फरोख्त बच्चों की चीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब अली हमारे साथ जो थे, हमें कराची वाक़े के हवाले से बता रहे थे। नाजरीन, आज की बड़ी और अहम खबर ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज किया जा चुका है। चीफ जस्टिस
काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने ये समाअत की थी। आज 5वीं समाअत थी। दलाइल इन समाअत में चलते रहे, फरीकैन की जानिब से दलाइल दिए जाते रहे। अदालत में जो है हमने नरमी भी देखी, गर्मी भी देखी, सवालात और जवाबात का एक तल्ख मुकालमा भी देखकर उसके बाद हमने आज देखा कि दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। 5वीं समाअत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत हुई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये केस है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक ये केस है जिस पर फैसला महफूज हो चुका है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत मुकम्मल हो गई। हमने देखा कि 5 समाअतें इस हवाले से हुई और कोशिश की गई कि जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है। फुल कोर्ट ने 5 समाअतें की हैं और आज इत्तफाक़ राय अगर हो गया तो फैसला आज ही सुना दिया जाएगा। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जो काजी फायज हैं उनका। और इस सुप्रीम कोर्ट की समाअत में जितनी भी समाअतें हुई हैं, इस सारी समाअतों में एक जो 184(3) आर्टिकल है आइन का, उसके ऊपर तमाम डेलिब्रेशंस हुई हैं। तमाम जो फ्रीकैन थे उनकी तरफ से इस फैसले के ऊपर दलाइल दिए गए हैं कि क्या 184(3) के तहत कोई अपील का हक दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। और उसके साथ साथ ये है कि बेंच बनाने का जो इख्तियार है क्या अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है या सीनियर मोस्ट 2 जजेस जो हैं वो साथ होंगे और 3 जजेस मिलके इस हवाले से फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच कौन सी समाअत करेगा और किस तरह से बेंच की कंपोजिशन जो है वो क्या होगी। और उसके साथ साथ जो 184(3) के केसेस हैं उनमें क्या अपील दायर की जा सकती है या नहीं की। गुलाम मुर्तज़ा, ये कहा गया है कि इत्तफाक़ राय हुआ तो फैसला सुना देंगे, ना हुआ तो फैसला महफूज होगा। ये चीज़ क्लियर कर दे कि क्या तमाम जजेस का मुत्तफिक होना लाजमी होगा या क्या ऑप्शंस होंगे, किस तरह से ये आगे चलेगा? बुनियादी तौर पे क्योंकि इससे पहले जो 5 रुकनी बेंच था जिसमें ये समाअत 7 रुकनी था, फिर वो 5 रुकनी हो गया, फिर उसके बाद 3 रुकनी चला गया। ये जब फैसला दिया गया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में ये फैसला किया गया, तो उसके बाद से एक डिवीजन जो थी उस वक्त भी थी क्योंकि उनसे बार बार हुकूमत पाकिस्तान ने दरख्वास्त की साबिक चीफ जस्टिस से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और इस अहम केस को फुल कोर्ट में सुना जाए। क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून साजी की है तो पार्लियामेंट इख्तियार रखती है किसी भी इदारे के इख्तियारात को कम करने का या ज़्यादा करने का। इस हवाले से ये उस वक्त जो बेंच था उन्होंने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट को इसका इख्तियार ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के ऊपर कोई कानून साजी कर सकें। तो अब उस फैसले को भी देखना होगा क्योंकि ये अपील है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एपलेट फोरम के तौर पे लिया है। तो इन तमाम जजेस में से जाहिर है कि अगर 15 जजेस ने केस सुना है तो 8 जजेस का कम अज कम इसके ऊपर इत्तफाक़ राय जो होगा वो ज़रूरी होगा। और इत्तफाक़ राय अगर 8 से ज़्यादा जजेस भी हो, जो कम अज कम 8 जजेस होंगे, तो ये फैसला जो है वो काबिल समाअत दरख्वास्त से करार पाएंगी और जो कानून साजी है उसके ऊपर किया जाने वाला फैसला जो है वो उसके एडवर्स ऑर्डर जो है वो आ सकता है। लेकिन अगर ये तमाम जजेस जो हैं वो मुत्तफिक नहीं होंगे, 8 से कम होंगे, तो फिर डेफिनेटली इस केस में जो फैसला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबका चीफ जस्टिस के दौर में किया है उसी को रिटेन रखा जाएगा। तो वो अब फैसला ये होना है कि क्या इत्तफाक़ राय क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तमाम जजेस जो हैं अपना अपना नोट लिखेंगे और अपना जो राय है इसके मुताबिक मशावरत होगी और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो आगाह करेंगे। उस तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला लिखेंगे जिसमें से डिसेंट के जो जजेस होंगे उनके नाम भी लिखे जाएंगे, उनके नोट भी लिखे जाएंगे और जो ये चाहते होंगे कि इत्तफाक़ राय है और इसको पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है, उनका फैसला जो है वो इसके बाद वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और ये फैसला जो है जो महफूज किया गया है उसको आज सुना दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो समाअत है वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो चुकी है। तमाम फ्रीकैन को पूरा वक्त दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और ये कानून और आइन की तारीख में बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा केस है जिसको पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बराह रास्त दिखाया गया है। तमाम जजेस के हवाले से भी अवाम अपनी खुद राय कायम कर सकते हैं कि कौन से जजेस क्या सवालात कर रहे हैं और कौन से जजेस क्या ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी सुना गया है और उनके साथ साथ तमाम जो फ्रीकैन थे उनके वकला को भी सुना गया है और तमाम फ्रीकैन अपना अपना मौक़िफ़ जो है बड़े वाज़े अंदाज में बयान कर चुके। और उसके बाद जब ये समाअतें मुकम्मल हुई तो जवाब का आज दिन था। आज तमाम जो फ्रीकैन थे उनकी जानिब से जवाब भी दिया गया, फिर उसके बाद जवाब हुआ। उसके ऊपर जो आर्गूमेंट थे हतमी
वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दी है। और अब ये तमाम के तमाम आर्गूमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और फैसला जो है इस वक्त महफूज समझा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना है कि ये फैसला महफूज कर लिया गया है और अगर आज ही हमारा इत्तेफाक राय हो जाता है तो हम आज ही ये फैसला सुना देंगे। और उसके लिए ये है क्योंकि ये 184(3) है, इस फैसले को जारी कर दिया जाएगा या फिर ये है कि कुछ वक्त के बाद इसको समाअत दोबारा से इसकी लगाई जाएगी, बेंच जो है बैठेगा और बेंच बैठ के इसका फैसला सुना देगा। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, जैसा कि आपने बताया कि मुमकिन तौर पर यही बताया जा रहा है कि फैसला आज सुना दिया जाएगा। हमने देखा कि पहले भी इस पर 4 समातें हुई, आज इसकी 5वीं समात थी और कहा जा रहा था कि आज की जो समात है वो नहायत अहम समात है और हमने देखा कि बहुत अहम दलाइल भी सामने आए। जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि आज ही दलाइल मुकम्मल करने ये हिदायत उन्होंने जारी की। ये बताइएगा कि आज की जो समात थी ख़ासतौर पर उसमें क्या चीज़ें सामने आई, क्या दलाइल दिए गए? कि ये जो दलाइल थे बुनियादी तो वही जो एक जुमला इस बात के ऊपर है कि क्या ये दरख्वास्तें जो हैं काबिल समाअत हैं, क्या पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है या नहीं है। इस एक बुनियादी नुक्ते के ऊपर तमाम जो फ्रीकैन थे जो कि जिन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी वो भी और जिन्होंने इसको जवाब दिया इसका कि इनके ऊपर जो फैसला है वो इस तरह से जो पहले फैसला हुआ है उसी को रखा जाए, तो इन तमाम फ्रीकैन ने इसी के मुताबिक दलाइल जो है वो दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान इस हवाले से नोकझोंक भी हुई क्योंकि वकील जो फैसल सदीकी हैं उन्होंने जब एक मुकदमे के हवाले से उन्होंने 1-2-3 रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि मेरे दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और जब वो दलाइल उन्होंने कहा मुकम्मल हो गए हैं तो फैसले में भी लिखा दिया गया था कि उसके दलाइल मुकम्मल है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि मुझे फिर दोबारा वक्त दिया जाए, तो उनसे जब ये इस्तफसार किया गया कि आपको तो आपने मुकम्मल कर लिए थे, अब आप किस तरह से दोबारा टाइम ले रहे हैं, तो इस बात के ऊपर भी काफ़ी जो है वो उनको बेंच ने उनको कुछ सुनाई भी करी और उसके बाद उनको कहा कि आप ठीक है आप दलाइल दें। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जज से कहा कि अब हम इसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो इन्हें अब खुद ये बोलते रहे हम इनके जो दलाइल हैं वो सुनेंगे, इनके साथ हम सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो उसमें कुछ जज ने सवाल करने की कोशिश की, तो उस हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो समाअत थी इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने अपना 2-3-4 क्वेश्चन जो हैं वो रेज किए थे। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक टाइटैनिक की हैसियत रखता है, इसको कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट या कोई भी और 1 मिनट में जो है वो किसी और तरफ इसका रुख कर दे और उस तरफ चला जाए। कानून की जितनी मर्जी इकसाम हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो है, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी इख्तियारात हैं और रूल्स को किसी भी कानून से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो आज जितने समाअत थी उस सारी समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे और गुज़िश्ता जब केस हुआ था तो गुलाम मुर्तज़ा मौक़िफ़ तो दे रहे थे। हमने देखा कि पहली समाअत में भी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए थे, उसके बाद आज आखिरी 5वीं समाअत में भी अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे थे, तो क्या वजूहात है उनकी दोबारा दलाइल देने की? क्या कोई इन्फॉर्मेशन थी जो बाकी रह गई थी, कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो जमा करवाने थे? जी ऐसा होता है कि जब तमाम फ्रीकैन अपने अपने दलाइल दे चुके होते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान क्योंकि रियासत के नुमाइंदा होते हैं, स्टेट के नुमाइंदा होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, तो ये लॉ ऑफिसर होने के नाते उनसे पूछा जाता है कि जितने दलाइल आपके सामने हुए हैं क्या आप उनमें से किसी भी दलील को रिबट करना चाहते हैं, क्या आप उसके ऊपर कोई ऐसा देना चाह रहे हैं, अपना राय देना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर वो जो उन्होंने नोट किया होता है तमाम फ्रीकैन के जितने भी दलाइल होते हैं उनमें से उन्हीं को वो सामने रखते हुए वो फैसला जो है उस हवाले से अपना उनको बताते हैं और एक एक जो दलील होती है तमाम फ्रीकैन की जिसके ऊपर उन्होंने एतराज़ करना होता है उसको एतराज़ करते हैं और जिसके दलाइल उन्होंने ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ रहेगा, हमें माहिर कानून बैरिस्टर हुसनैन ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर हुसनैन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर हुसनैन साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तों पर समाअत थी वो मुकम्मल होकर फैसला महफूज कर लिया गया है। कहिएगा कि बहस यहाँ से शुरू हुई थी कि जो आइन में तब्दीली या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली ये पार्लियामेंट सादा कानून साजी से कर सकती है या नहीं। हमने माजी में देखा कि अगर आईनी तरमीम में भी पार्लियामेंट ने कोई तब्दीली की तो पार्लियामेंट को मजबूर किया गया था कि इस तब्दीली को वापस लिया जाए, जैसे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का टेन्योर था वो। लेकिन अब हम मौजूदा हाल में ये समाअत देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी की आवाज़ है वो अदालत के अंदर से उठ रही है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले को, कैसे देख रहे हैं? पार्टिंग कमेंट्स जो थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के वो बड़े मायने खेज थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इदारों को एक दूसरे को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, मुझे साथ करना। और बात यह है कि अगर आप कानून को देखें तो पीटीआई के अलावा तमाम पार्टीज ने जो है वो कहा है कि कानून ठीक है
उसमें किया जा सकता है। और अगर इसकी और अगर थोड़ी सी गहराई जैसे कानून कहता क्या है, ये कानून ये कहता है कि और ट्रांसपेरेंट होने के लिए आपको 1 के बजाय 3 सीनियर जजेस को बेंच बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो ये तो ट्रांसपेरेंसी की अक्कासी करता है, ना कि ये A1 बेंच होगी। तो मेरे ख्याल आर्गुमेंट्स भी खत्म हो गए। बड़े चीफ जस्टिस साहब ने इसको टीवी पे भी चलाया ताकि दुनिया देख सके कि पार्शियलिटी पार्लियामेंट को के खिलाफ नहीं था और इदारों की तो उन्होंने कहा कि साथ चले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं कि कंसेंसस क्या होता है, फुल बेंच का उसमें कितने जजेस का डिसीजन आता है या कुछ जजेस। लेकिन इवन दो द मैटर इज सब्जेक्ट, लेकिन मैं इस कानून का बहुत साथ देता हूँ। मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशरी के ऊपर इतना ये तो है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब अगर लेमैन को समझाना हो तो यही बात है कि जहाँ वन बेंच होता था वो डिसाइड करता था कि यही सारे जज बैठेंगे, यही डिसाइड करेंगे। जितना हमने देखा पिछले कुछ टेन्योर के अंदर वो 4-5 जज बैठ के तमाम चीजों के फैसले करते थे। अब ट्रांसपेरेंसी की अक्कासी करता है कानून, ये कहता है कि 1 नहीं 3 बैठ के डिसाइड करेंगे। तो इससे बुरा क्या है। ठीक है बैरिस्टर हुसैन साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन के डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने। आदिल से बात करते हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि सबसे पहले तो आम और सादा सा सवाल कि आइन को सादा कानून साजी से तब्दील किया जा सकता है, और अगर ऐसा हो सकता तो क्या ये फिर कोई ये वन टाइम एक्सेप्शन होगी इस चीज़ की? देखिए, ये तो अभी जो पार्लियामेंट ने किया है, कानून में तब्दीली की है, बेसिकली कानून वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का इशू है। और एक तरफ तो ये तस्लीम किया जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो उसके पास इख्तियार है कि वो कानून साजी के ज़रिए ये रूल्स में तब्दीली के लिए कह सकती है। लेकिन चूँकि 80 से ये कानून साजी जो रूल्स सुप्रीम कोर्ट के हैं ये बने हुए हैं, उसके बाद से कोई तब्दीली नहीं की गई। और हमने देखा है कि 90s से लेकर अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है वो 184(3) के तहत जो है वो बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जो मतनाज़ा भी हुए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर और मुल्क के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं। आज चीफ जस्टिस ने एक मौके पे ये भी कहा था कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में अपील का हक होता तो शायद इसका फैसला नतीजा कुछ और होता। और अभी भी अगर जैसे हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन से पहले 184(3) के तहत एक फ़ैसला आया और नवाज शरीफ उसमें नाअहल हो गए, और अब अगर इस केस का फ़ैसला हक में आता है और इसको तस्लीम कर लिया जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो एक सादा कानून साजी के ज़रिए जो है वो रूल्स में तब्दीली करती है, तो उसके बड़े दूररस नतीजे होंगे। उससे अपील का हक मिलेगा और उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुंचेगा वो नवाज शरीफ को पहुंचेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। तो जो हमने अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत देखी है, इसके अंदर हमें बड़ी वाज़ा जजेस के अंदर तकसीम नज़र आई है। एक चीज़ तो ये है कि जजेस ये तो कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो तरमीम कर सकती है, लेकिन उसके लिए 2/3 जो एक आइनी तरमीम की जो सूरत हाल है उसकी सूरत में ये सिर्फ ये रूल्स तब्दीली की जा सकती है, जिसके तनाजुर में नए रूल्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जजेस का ख्याल ये है, जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे जिनका यकीन है और उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट चूँकि सुप्रीम है और वो कानून साज इदारा है, अगर उसने सादा रूल्स के ज़रिए कोई कानून साजी की है तो उसके तहत ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अब जो जजेस की तकसीम है वो बड़ी वाज़ह है। वो पहले सिर्फ मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चलता था, लेकिन अब समाअत के दौरान मुख्तलिफ जजेस के दरमियान जो क्रॉस टॉक हुई है, बहुत सारे मौके पर आपस में उलझते हुए नज़र भी आए जजेस, तो उससे अंदाज़ा तो ये है कि फ़ैसला जो है वो मुत्तफ़िका तो नहीं हो सकता। और चीफ जस्टिस ने अभी जब फैसला महफूज किया, उन्होंने ये कहा कि वो अगर कोई इत्तफ़ाक़ राय हो गया तो आज ही फैसला सुना देंगे, वरना इसको महफूज समझा जाएगा। तो मेरे ख्याल में
जो एक ख़ास माइंड सेट के जजेस इसमें बैठे हुए हैं, जिसमें मुस्तकबिल के एक चीफ जस्टिस और उनके ख्यालात को इंडोर्स करने वाले कुछ जजेस हैं, उनका फैसला यकीनी तौर पर इससे मुख्तलिफ होगा। और वो लोग जो पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी को यकीन रखते हैं और ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, उन जजेस का, वो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, जिनका ख्याल है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट के मामलात में हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनके मामलात में मदाखलत करेंगे तो वो फिर कैसे हमारे फैसलों को तस्लीम करेंगे। तो ऐसा ये एक जानिब से पार्लियामेंट की सुपरमेसी की आवाज आ रही है, फिर दूसरी जानिब से आर्टिकल 191 का हवाला दिया जा रहा है कि नहीं जी, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, सुप्रीम कोर्ट ही अपने रूल्स डिसाइड करेगा। तो इस किस्म की सिचुएशन है। अब देखना यह कि फैसला जब महफूज किया गया वो फैसला क्या आता है। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने इस हवाले से अपना पॉइंट हमें दिया। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां पर हमने दीगर मसाइल की बात की, वहां पर हम स्मोक पे भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि स्मोक से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो इक़दाम भी किए जा रहे हैं। बड़ा फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर इंतजामिया की अपील पर ताजिर तंजीमों ने बुध को मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने की हिमायत कर दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रिंधावा और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ताजरों के साथ अहम बैठक हुई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रिंधावा ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में बुध को वर्क फ्रॉम होम होगा। 2 माह के लिए बुध की छुट्टी होगी। शहर में बुध के रोज़ कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल मुअत्तल रहेंगी। स्मोक के खात्मे का आज़म लाहौर में कूड़ा करकट जलाने वाले 219 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 43 लाख से ज़ायद जुर्माने भी किए गए हैं, और इसके अलावा तजावुज़ात कायम करने वालों को 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। 85 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। तो आपको बताएं कि स्मोक की रोकथाम के लिए ये मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ भी अब जुर्माने किए जा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा ने। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्मोक के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कहिएगा कि स्मोक है क्या? बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो ये ज़रा आम अल्फाज में हमारे नाजरीन को समझाइएगा पहले इसके बारे में। जी, जो आपका धुआं छोड़ती गाड़ियां होती हैं या जो आपके सनतों से धुआं निकल रहा होता है, ये वो होता है, उसमें से जो गैसेस होती हैं बेसिकली वो होती हैं जहरीले मादे। और इसके अलावा जो आपका पार्टिकुलेट मैटर एक होता है जिसका साइज़ 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 एक उसका साइज़ में होता है, जो कि आपको शायद नेकेड आई से नज़र नहीं आता। तो उनकी वजह से ये स्मोक एंड जो पोल्यूटेंट्स हैं मिलके जो है वो आपका स्मोक उसको कहते हैं बेसिकली। और ये पाकिस्तान का समझ लें कि चौथा मौसम जो है वो अब स्मॉग ही बन गया हुआ है। पिछले कई सालों से हम इनके आप लोग भी इस पर बात कर रहे होते हैं, हम भी अपनी आवाज़ उठा रहे होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स वही है। ठीक है, तो इसकी और वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में? क्योंकि जो धुआं है ये तो है, लेकिन जब हमारे यहाँ फसलों की कटाई होती है तो उसके बाद जैसे चावल की फसल है, उसका वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको जला दिया जाता है। ये इस किस्म की चीज़ें भी वजह बनती हैं इसकी? जी बिल्कुल, आप देखें तो थ्रू आउट द ईयर आपका जो ये इशू होता है एयर पोल्यूशन का, फ़िज़ाई आलूगी का, इसमें आपके मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ सीजनल पोल्यूटेंट्स मैं कहूँगी होते हैं। मेजर जो पोल्यूटेंट्स हैं उसमें आपका ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने कहा उनके इंजन्स ठीक नहीं होते। आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सनतें होती हैं जो कि धुआं छोड़ती हैं। इसके अलावा जो आपके दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि कूड़ा जलाने का आपने शुरू में जिक्र किया, उसकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो सीजनल कॉन्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि स्मॉग के ख़ास तौर पे होते हैं, वो किसान जो फसलें जलाते हैं आपके, और जो ब्रिक किल्न्स तो खैर सारा साल ऑलमोस्ट चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है इसमें जो अखराज होता है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा सारा साल जो है वो कूड़ा जलाने की वजह से भी इसमें कंट्रीब्यूट काफ़ी कर रहे होते हैं। स्मॉग के सीज़न में चूँकि विजिबिलिटी टेम्परेचर में थोड़ा ड्रॉप आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सीज़न चेंज हो रहा होता है, तो इस वजह से बहुत
विजिबल होती है और बहुत हाइप क्रिएट होती है। अदरवाइज आप देखें तो पूरा साल ही आपकी जो एयर पोल्यूशन है, इवन इस्लामाबाद जैसे शहर जिन्हें साफ समझा जाता है वहाँ पर भी अच्छी नहीं होती, काफ़ी नाक़िस हवा की क्वालिटी भी वहाँ होती है। मरियम साहिबा, ये तो आपने वजूहात बता दी है ना, अब इसके असरात क्या हैं? क्योंकि स्मोक के सबसे ज़्यादा असरात जो हैं वो सेहत पे पड़ते हैं, आंखें अफेक्ट होती हैं, इसके अलावा लंग्स का इशू होता है। हम देखते हैं कि फिर इन डेज़ में हम देखते हैं स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, जिसका मार्केट्स बंद करने का भी फैसला किया गया है। तो इसके असरात क्या होते हैं वो बताइएगा। जी, सेहत पर इसके काफ़ी खासे बुरे असरात होते हैं। आप देखें कि जो आज बच्चा पैदा हो रहा है उसकी तहकीकी रिपोर्ट मुख्तलिफ बताती हैं कि 3 से 5 साल की जो है वो लाइफ उसकी टोटल कम हो जाती है, चूँकि क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती आपकी हवा में जहरीले मादों की वजह से। तो एक तो आपके जैसा कि आपने कहा कि सांस के मसले बहुत आते हैं ख़ासतौर पर बच्चों में, और उसमें जो आपके बड़े होते हैं या सेंसिटिव ग्रुप्स जिनको कहा जाता है, जिनको सेहत का कोई ना कोई मसला होता है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, उनका बेसिकली होता है। इसके अलावा आपके लंग्स में जो पार्टिकुलेट मैटर का मैं आपको बता रही थी वो पेनिट्रेट करता है, जो कि बहुत बारीक होता है, पेनिट्रेट करता है, तो आपको लंग्स इश्यूज जो है वो होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इश्यूज होते हैं, आपको आई इन्फेक्शंस काफ़ी लोगों को होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा आप इस पर बात करें तो ये एक पूरा टॉपिक है जिसमें जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो इस हवा में जब सांस लेती हैं तो जो आपका फीटस होता है उस पर काफ़ी बुरे इसके असरात होते हैं। तो काफ़ी मतलब गंभीर सूरत हाल होती है। कुछ लोगों को स्किन एलर्जीज भी जो है वो ऐसी हवा की वजह से होती हैं क्योंकि जहरीले मादे आपके हवा में होते हैं। जो वेडनेसडे को जो बुध को ये स्कूल बंद करने की और कुछ मार्केट्स बंद रखने की बात हुई है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही टेम्पररी मैं कहूँगी कि सोल्यूशन है, और इससे मेरा नहीं ख्याल कि फाका होगा, क्योंकि आपकी अगर आपने सिर्फ मार्केट्स बंद किए हैं और आपने स्कूल बंद किए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। बुध को अगर मार्केट्स बंद करने से, चले स्मोक खत्म तो नहीं होती लेकिन किसी हद तक कंट्रोल तो हो सकती है। इसके अलावा क्या इकदाम है जो किए जा सकते हैं फिर? जी, जैसा कि मैंने जो रीजंस बताई उन्हीं का आप सोल्यूशन की तरफ जाएं तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने इस साल के शुरू में बड़ी अच्छी जो है वो क्लीन एयर एक्ट जो है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का बनाया है, जिसमें उन्होंने सोल्यूशंस भी बताए हुए हैं। और सोल्यूशन में ऑफ कोर्स आपकी इंडस्ट्री की जैसे हम बात करें तो उसमें क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, गाड़ियों की इंस्पेक्शन होनी चाहिए इसके अलावा, और गाड़ियों को सर्टिफिकेट इश्यूज करने चाहिए जिनका इंजन ठीक नहीं है। इसके अलावा आपकी जो ये तो ट्रैफिक हो गया, इसके अलावा आपकी जो हाउसिंग सोसाइटीज दिन ब दिन बढ़ रही हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, उनकी वजह से दरख्त काट दिए जाते हैं। मरियम साहबा, एक और चीज़ भी ज़रा थोड़ी समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हम देखते हैं कि जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो पाकिस्तान में उसकी क्या सूरत हाल है, किस हद तक वो जाता है? क्योंकि दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में हमने देखा कि जो AQI है, जो स्मॉग, वहाँ पर ऐसा कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर लाहौर में? जी, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बेहंगम तरीके से, अर्बन प्लानिंग की जैसे ओवरऑल हम बात करें तो बड़े बेहंगम तरीके से शहर आपके फैल रहे हैं। तो आपको जो वेजिटेशन कवर है, जो दरख्त है वो आपके काट दिए जाते हैं, उनको नए दरख्त नहीं लगाए जाते। या जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं बड़े कॉस्मेटिक किस्म के प्लांट्स जो है, जो नेचुरल हैबिटेट आपका लाहौर का नहीं है, उसमें उस तरह के दरख्त नहीं लगाते हैं। पहले आप देखें पीपल या इस तरह के जो दरख्त, जो उसके नेटिव दरख्त जिन्हें हम कहते हैं, वो लगाए जाते हैं। अब वो नहीं लगाते तो उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा लाहौर में काला शिकागो का खासतौर पर जो एरिया है वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया आप देखें। और जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो हम देखते हैं 400, 400, 500, 500, 600 तक भी जा रहा होता है। थोड़ा इस हवाले से बताएं कि ये कितना खतरनाक होता है ये AQI का इस लेवल तक जाना? जी बिल्कुल, आपका जो आइडियली एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए वो तो 0 से 50 के बीच होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने कहा कि हमेशा आपका जो है वो 300 से 500 के बीच फ्लक्चुएट आपको खासतौर पर बड़े शहरों का होता नजर आता है। और ये देहातों की भी सूरत हाल इससे कोई मुख्तलिफ नहीं होती है। लेकिन और इसकी वजूहात जैसा कि मैंने आपको बार बार वही बताई हैं, वही वजह हैं। और सोल्यूशन जो है वो हमारे बड़े टेम्पोररी होते हैं, बड़े हंगामी सूरत हाल जो होती है वही होती है। आपकी लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के ऊपर जो है वो नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने इंडस्ट्रीज में कहा, क्लीन टेक्नोलॉजी लगाई जाए जिसकी वजह से जो जहरीले मादे हैं वो हवा में जाने से पहले जो है वो डील कर दिए जाएं। जो आपके इसके अलावा जो कूड़ा जलाने का जैसे कि फाइन्स तो कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो मुतलका इदारे हैं हमारी हुकूमत के, जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, तो सूबे में सुबह ये पंजाब हुकूमत ने क्या इसमें इक़दाम किए हैं? मतलब लैंडफिल्स जिसे हम कहते हैं जहाँ पे कूड़ा अच्छा, मरियम साहिबा बिल्कुल यकीनन सही कह रहे हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो बच्चे जो स्कूल जाया करेंगे, हम लोग जब हम अपने घरों से बाहर निकला करेंगे तो क्या एहतियाती तदाबीर है जो कि हमें इख्तियार करनी चाहिए स्मोक से बचने के लिए?
जी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं। एक तो आप एयर प्योरीफायर घर में लगाइए, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं मास्क, ज़ाहिर है कोविड की वजह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें कि मास्क लगाने की हमारी आदत थोड़ी बढ़ गई है, तो बच्चे लगाए रखें। सन ग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंखों में उस तरह से पोल्यूटेंट्स जो है वो ना जाएं, स्मॉग वगैरह का इशू आपको उस तरह से इम्पैक्ट ना करें। हाथ धोते रहें, आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन के एहतियाती तदाबीर की जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद थी, माहिर माहौलियात थी, और हमें स्मोक क्या है, किस तरह से ये बढ़ती है और इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है, क्या प्रिकॉशंस है जो इख्तियार करके हम इससे बचा जा सकते हैं, उसके हवाले से हमें बता रही थी। वो कह रही थी कि 0 से लेकर 50 तक जो है ना वो नॉर्मल रेंज होती है, यहाँ पर तो 300, 400, 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा होता है। एक बड़ी आम खबर है, नाज़रीन को ये भी बता देते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म सामने आया है कि पंजाब में हेलमेट ना इस्तेमाल करने वालों को 2000 रुपये होगा जुर्माना किया जाएगा। इस हवाले से घरों में गाड़ियां धोने वालों को 5000 रुपये जुर्माना होगा। और अदालत ने डॉल्फिन पुलिस को मॉनिटरिंग की हिदायत भी जारी कर दी हैं। अब डॉल्फिन पुलिस को ये इकदाम भी करने होंगे। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वाले अफराद को 5000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। शहर में मजीद मेवाकी जंगल लगाने का भी फैसला किया गया। अदालत ने कहा है LTA आइंदा कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाज़त के बगैर शुरू नहीं करेगा। ये तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, ये भी अदालत का हुक्म सामने आया है। भट्टों के खिलाफ कार्रवाई ना करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये हुक्म जारी किया गया है। तो ये इस किस्म के अहकाम जारी किए गए हैं स्मोक के और तदारुक के लिए तो किए गए थे। और अब ये दूसरा है कि हेलमेट ना पहनने पर भी अब जुर्माना आयद किया जाएगा। और दूसरा गाड़ियों के हवाले से कहा गया कि गाड़ी घर में धोई जाए। तो आप भी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं अली? गाड़ी धोने के हवाले से? हाँ, वैसे तो वो कार वॉश पे धुलवाते हैं, वो तो हमारी तो वहीं पे गाड़ियाँ वॉश होती हैं, फैसला को चेंज लेकिन वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। ये भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है कि इस चीज़ को भी देखना होगा कि पानी का ज़्यादा जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है। बाहर के ममालिक में तो बल्कि इस पर जुर्माने किए जाते हैं पानी ज़ाया करने के हवाले से। बड़ा अच्छा फैसला है कि जो हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे उनके खिलाफ जुर्माना, क्योंकि आवाम की ही हिफाजत करनी, उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए ये फैसले लिए जाते हैं। आपको याद है पहले भी किस किस्म का फैसला आया था कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन आ तो जाता है। वीडियो भी मंजर यहाँ पर आई थी, वो एक हेलमेट था, सारे बारी बारी पहन के आगे आ रहे थे और वो पेट्रोल डलवा रहे थे। यहाँ पर जुगाड़ भी होता है ना, सही बात है, लोग उस चीज़ को भी यूज़ कर लेते हैं, कोई ना कोई इसका तरीके का ढूंढ लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ इंपॉर्टेंट। फैसला बहुत अच्छा है कि मेवाकी जंगल लगाए जाएं और जो भट्टे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है, हेलमेट पहना जाए। तो बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव हैं। बल्कि एक इंपॉर्टेंटली ये कहा है अदालत ने कि LDA को कोई भी चीज़ अप्रूव करनी है, अगर कोई ऐसा प्लान इंप्लीमेंट करवाना है तो पहले उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। बगैर किसी प्लान के अब हम नहीं कर सकते। डॉलर की बात कर लेते हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी जारी है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 1 रुपये सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर रेट 280.51 रुपये से कम होकर 279.51 रुपये पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये पर बंद हुआ है। तो ये डॉलर की सूरत हाल है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। ये वही क्रैकडाउन है जिसके मस्बत असरात हम अब भी देख रहे हैं और डॉलर दिन ब दिन डेली बेसिस पर नीचे जाता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही 280 से कम होकर 279.51 पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट की बात करें तो वहां पर भी डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये पर बंद हुआ है। तो बिलाखिर ये अच्छी खबर है क्रैकडाउन के बाद कि ये मुस्बत नतायज जो सामने आ रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये पर बंद हुआ है। कुछ आम खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आज समाप्त हुई है, 5वीं समाप्त थी। उस हवाले से अपडेट ये आ रही है कि 5:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समाप्त जो कि 5 समातें हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये समाप्त हुई। इस बिल का फैसला जो है वो 5:30 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला 5:30 बजे सुनाया जाएगा। जी हाँ, यह अहम डेवलपमेंट सामने आई है। फैसला जो कि महफूज किया गया था फुल कोर्ट की जानिब से, अब इस केस पर फैसला 5:30 बजे आज ही सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर फुल कोर्ट की जानिब से समातें जारी थी। ये 5वीं समात थी जिसके बाद ये फैसला महफूज किया गया और 5:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा।
जी 5:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का अहम ये फैसला 5:30 बजे सुनाया जाएगा। इस फैसले को महफूज कर लिया गया है और 5:30 बजे ये अहम फैसला इस हवाले से सामने आएगा। इस पर 5 समातें अब तक हो चुकी हैं, अहम समातें थी, लेकिन आज चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि तमाम तर दलाइल मुकम्मल किए जाएँ और इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और अब ये खबर है कि फैसला महफूज किया जा चुका है। जिस बिल पर फैसला 5:30 बजे सामने आएगा। और अब नाज़रीन शामिल करते हैं आज की 10 अहम आलमी खबरें। अमेरिका से जंगी साजो सामान की खेप इसराइल पहुंच गई है। इसराइल की वज़ारत दिफा की जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज से सामान को उतारा जा रहा है। वेनेज़ुएला के सदर ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों और अमन की वकालत करता हूँ और दुनिया भर के ईसाई, यहूदी और मुसलमान जंगबंदी और फ़लस्तीनियों को उनकी आज़ाद रियासत का जायज़ हक दिलाने का मुतालबा करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन के तारीखी हक का एहतराम किया जाना चाहिए। 3 रोज़ कबल फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर तबाहकुन हमले के बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस के बाद आलमी कंपनियों ने भी काम मुअत्तल कर दिया है। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान फौजी झड़पों के बाद इसराइल में मौजूद कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने आर्जी तौर पर अपने काम बंद कर दिए हैं और मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत दी गई है। अफगानिस्तान के मगरबी इलाके में एक और 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड किया गया है। ज़ल्ज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के शहर हेरात से 29 किलोमीटर दूर था। ज़ल्ज़ले से जानी और माली नुकसान की फ़िलहाल कोई इतलात नहीं है। अफगानिस्तान में एक हफ्ते के दौरान आने वाला ये तीसरा शदीद ज़ल्ज़ला है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए हैं। गुज़िश्ता माह काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 13 कश्मीरी शहीद हुए थे, जिनमें से 9 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। कनाडा ने भारत के खिलाफ मजीद 3 बड़े ममालिक की हिमायत हासिल कर ली है, जिनमें अमरीका भी शामिल है। अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया है। 6 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने बरतानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता किया। इटली के पानी की फराहमी के निज़ाम को अपडेट के दौरान काशशुदा अराजी के अंदर एक मकबरा दरियाफ्त हुआ है। इब्तदाई मुआयने से अंदाज़ा लगाया गया है कि मकबरा तकरीबन 2000 साल पुराना है। मकबरे के दाखिली दरवाजे को टफ स्लैब के साथ सील किया गया था। अंदर दाखिल होने पर मकबरे की दीवारों पर सजावट के तौर पर शानदार आर्ट का इंकशाफ हुआ है। जापान ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो आफत ज़दा इलाकों और खला में काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रोबोट की ऊंचाई 14 फुट से ज़्यादा है, जबकि इससे एक ह्यूमन पायलट कंट्रोल करता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का गुज़िश्ता बरस का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अगरचे वो यूक्रेन पर रूसी हमले के हवाले से जवाब दे रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन का ख़ुसूसी हवाला उन्होंने बतौर तंज़ दिया। सर्गी लारोव का मतलब था कि यूक्रेन पर जो लोग रूसी हमले पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, उन्हें तो अफ्रीका दिखाई नहीं दे रहा। सऊदी हुकाम की जानिब से सऊदी अस्पताल में सेहत की खिदमात को बेहतर बनाने किया गया है। सऊदी अरब में किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर ने अमले और विजिटर्स की मदद के लिए पहले रोबोट को मुतारिफ करवाया है। तो ये तो थी 10 अहम इंटरनेशनल खबरें और इसके अलावा भी हमने काफ़ी अहम खबरें जो हैं वो टच की थी, उस पर गुफ्तगू की थी। और आज का अहम फैसला जो आने वाला है 5:30 बजे, उसका हम सबको इंतजार होगा। नाजरीन, पाकिस्तान लाइव से फिलहाल इतना ही, और अब अगले प्रोग्राम द न्यूज़ रूम में आप लोगों के साथ जवेरी और उबैद मौजूद होंगे। खबरें हमने शामिल की। उबैद, आज हमने नाज़रीन को बताया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से, जिसका फैसला 5:30 बजे मुतवक्के तौर पर सामने आने जा रहा है। इसके अलावा क्रिकेट का मैदान था, उसकी हमने तमाम तर खबरें नाज़रीन को बताई, किस तरह से पाकिस्तान ने पिछाड़ कर रख दिया कल के मैच में। फिर हमने हमास और इसराइल जंग के हवाले से बताया नाज़रीन को कि अब तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या इदाद शुमार वहाँ पर सामने आ चुके हैं, और नून लीग की सियासत में क्या चल रहा है वो भी। मैं आपका प्रोग्राम देखता रहा हूँ अली, और यकीनी तौर पर अभी तो सारी नजरें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो केस है उसके फैसले पर होंगी। देखते हैं फैसला क्या आता है, किस अक्सरियत से आता है और आइन से मुतसादिम इसको करार दिया जाता है या नहीं दिया जाता। इस पर हमारी नजर है। बहुत सारे और मामला भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद होगा ये सब कुछ।